हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का एडुटेरिया में स्वागत है। मेरा नाम निहारिका है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। चेक द ऑडियो एज वेल एज वीडियो। इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन, गिव मी द थम्स अप। गुड इवनिंग निधि, गुड इवनिंग। वी विल वेट फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट हम वेट करेंगे। Where is it? वो कहाँ है? विल वेट फॉर 5 मिनट्स ताकि सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑल राइट। सो तब तक मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ एज यूजल। मैंने आपको नाम बताया, मेरा नाम निहारिका है। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम मिरांडा हाउस, देन आई ऑल्सो वेंट फॉर मास्टर्स इन जोग्राफी ओनली from Delhi School of Economics. I have also cleared UGC NET examination. Along with that, right now I am a research scholar. शायद मैंने आप सभी को क्लास से पहले एक डिटेल सिलेबस प्रोवाइड किया था, तो वहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया होगा, राइट? सो 5 मिनट्स मैंने दिया है ताकि सारे बच्चे एक साथ जुड़े। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हमारी सारी क्लास 5 बजे से शुरू होगी। हमेशा ऑन टाइम हम रहेंगे। मैं चाहूँगी कि आप सभी हमेशा ऑन टाइम रहे ताकि हम टाइम वेस्ट कम करें। गुड इवनिंग रिंकी, दीपक, विवेक। यस, क्लास आज से डेली चलेगी। अमन, ज्योग्राफी चलेगी जब तक ज्योग्राफी ख़त्म ना हो जाए। इसके साथ साथ बाद में और भी क्लासेस आपके साथ चलेगी। आस्था, आज सिंस वी डोंट हैव बहुत ज़्यादा टाइम, सो मैं थोड़ा सा हम आज इंट्रोडक्शन लेंगे कि किस तरह से हम ज्योग्राफी में आगे बढ़ने वाले हैं, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, हमारा सिलेबस क्या होगा, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड फॉर द मेंस एज वेल एज फॉर द प्रीलिम्स। ये सारी चीज़ें हम आज कवर करेंगे। साथ ही साथ हम यूनिवर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जो मैंने आपको जो सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है? पूजा मैम इज़ नॉट वेल, दैट्स वाई शी इज़ नॉट टेकिंग द क्लास। आई थिंक ये आपकी क्लास इंग्लिश मीडियम में है, तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन दोनों हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों होगा। सो डोंट वरी कि मैम क्या कह रही हैं। ऑल राइट, राहुल चलेगी, थोड़े दिन के बाद फिर से चलेगी, डोंट वरी। और एक और चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, ये कि ज्योग्राफी थोड़ा सा आपको टेक्निकल लगेगा, थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट लगेगा, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है या फिर जिन्होंने पढ़ी है बट कुछ उन्हें समझ में नहीं आया है। तो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा टेक्निकल होगा, बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम एकदम बेसिक से शुरुआत से लेकर के आगे बढ़े कि क्या क्या चीज़ें काम कर रही है। थोड़े बहुत साइंस के कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे, तो मैं समझाते हुए चलूँगी किस तरह से क्या चीज़ें, क्या घटनाएं घटित हो रही है। तो इसलिए ज़्यादा आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और इन केस आपकी ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा वीक है, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप क्लास 6 to 10th तक की खुद से आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी की ज्योग्राफी। उसके अलावा जो 11th एंड 12th की है वो हम साथ में कवर करेंगे। साथ में इन द सेंस की जब आप पीवाईक्यू देखोगे ना, पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चंस बीपीएससी ने प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली पूछा है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, इवन आई कैन से दैट 90% ऑफ द क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, ये सारे के सारे आपको एनसीईआरटी से ही डायरेक्टली उठाया हुआ आपको देखने को मिल सकता है। तो हम 11th एंड 12th की साथ में करेंगे, 6 to 10th में चाहूँगी कि आप खुद से करें। ऑलराइट, ताकि सारे बच्चे जुड़ जाए। सनी, चलिए, आई थिंक टाइम्स अप। 43 सेकेंड्स है, कोई बात नहीं, हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। Let's start the general introduction about the geography, what the geography is, how we are going to do.
इससे पहले कि हम क्लास को स्टार्ट करें, आपको हैंड आउट दिया जा रहा है। ये मैंने खुद से बनाया है, नॉट ऑल द टीचर्स आर गोइंग टू गिव यू दीज हैंड आउट्स। ये मेरी तरफ से होगा। ये क्या है मैम, आपने ये क्यों दिया है? ये इसलिए आपको प्रोवाइड किया गया है ताकि बिफोर द क्लास, जब क्लास शुरू हो उससे पहले आप इस हैंड आउट को एक बार पढ़ें। क्योंकि इन द पीपीटी में केवल और केवल आपको इमेजेस देखने को मिलेगा, केवल केवल फोटोज होंगे, इमेजेस होंगे, और क्लास में मोस्टली एक्सप्लेनेशन पार्ट होगा। डोंट वरी अबाउट द राइटिंग पार्ट, ईच एंड एवरीथिंग दैट आई एम गोइंग टू स्पीक इन द क्लास, ये सारे के सारे इसमें लिखे हुए हैं, आपको पहले से मिल रहे हैं रिटन। ठीक है, ये हो गया। आपके पास अब मिलेंगे क्या, आपके पास क्लास की पीपीटी होगी। जब क्लास आपकी खत्म हो जाएगी उसके बाद आपको क्या मिलेगा, क्लास के नोट्स। तो क्लास के नोट्स आपको किस तरह से पढ़ना है, यू आर गोइंग टू यूज दैट क्लास नोट एज योर शॉर्ट नोट। ये तो पूरा लॉन्ग डिटेल एक्सप्लेनेशन हो गया, बट क्लास के बाद आपको जो नोट्स मिलेंगे आप उसे एक क्विक रिवीजन के फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। नाउ एक और चीज़, जब हम क्लास शुरू कर रहे हैं, मीन्स अभी क्लास हमारी शुरू हो चुकी है, तो बीच बीच में प्लीज़ कुछ भी ना लिखें कि मैम ये क्वेश्चन, ये डाउट आ रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जितने भी आपके डाउट्स है, आई रिक्वेस्ट यू कि एक जगह लिख ले, क्योंकि लास्ट में हमें याद नहीं रहता है कि अच्छा मैं क्या पूछने वाला था या फिर मैं क्या पूछने वाली थी। तो एक जगह लिख ले कि मुझे इस टॉपिक से ये सवाल मैम से लास्ट में पूछना है। जब ये सारी चीज़ें, जब हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, देन आई एम गोइंग टू गिव यू टाइम। आप उसमें सवाल पूछेंगे कि मैम ये क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या होगा, राइट। उसके अलावा बीच में जब अगर आप इस तरह से लिखने लगेंगे तो हो सकता है हमारा जो क्लास है वो थोड़ा सा लेट हो जाए, ब्रेक हो जाए। दैट्स वाई मैं आपसे एक गुजारिश बस करूँगी कि क्लास के बीच में कुछ भी ना लिखे अननेसेसरी, वो सारी चीज़ें हम लास्ट में डील करेंगे। ऑल राइट, चलिए अब मैं बता रही थी आप लोगों को कि क्लासेस किस तरह से चलेंगी, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने बात की सोर्स। सबसे पहले मैंने आपको हैंड आउट दिया है। हैंड आउट के बाद हमने क्या किया कि क्लास के जितने पीडीएफ है, क्लास के पीडीएफ यानी कि पीपीटी, उसमें कुछ नहीं है, बस आपको इमेजेस के लिए प्रोवाइड किया गया है। और क्लास के बाद आपको क्या मिलेगा, हैंड आउट मिलेंगे, जो क्या होंगे, जो क्लास के शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैंड आउट्स होंगे। ये हो गए हमें क्विक नोट्स। ऑब्वियसली एग्जाम से पहले मैं तो ये नहीं पढ़ने जा रहा ना कि अच्छा मैं 16 पेज की एक एक टॉपिक के ऊपर 16 पेज का इन्फॉर्मेशन में पढ़ूंगा। नो, नॉट एट ऑल। इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो बिफोर द प्रीलिम्स और बिफोर द मेंस मेरे पास ऐसे नोट्स होने चाहिए जो रेडी टू रिमेंबर हो। सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे पॉइंट्स एक पेज में सारे के सारे कॉन्साइज किए हो। ये सारी की सारी मेहनत मैंने आपके लिए कर रखी है। यू गो टू द टेलीग्राम चैनल, हाँ मैं आप लोग को लिंक भेज दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ज्योग्राफी सिंप्लीफाइड से। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे आपको बताना था। ये हो गए हमारे सोर्सेज। आपके पास सोर्सेज की कोई कमी नहीं है, हमारे पास पढ़ने को बहुत कुछ है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं हम हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। सबसे पहले व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस एग्जाम इज अबाउट नोइंग द सिलेबस। बट मैम सिलेबस की अगर आप बात करते हो तो सिलेबस में हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। सिलेबस में क्या लिखा है, सिलेबस में लिखा है, क्या पूछेंगे आपसे सिलेबस में लिखा है, अगर आप बीपीएससी के वेबसाइट पे जाकर देखोगे, दीज आर टेकन फ्रॉम योर वेबसाइट। ज्योग्राफी में लिखा हुआ है कि दे आर गोइंग टू आस्क यू अबाउट ज्योग्राफी, एम्फेसिस विल बी ऑन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ बिहार। क्वेश्चन ऑन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार वी रिलेटेड टू द फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द कंट्री। यानी कि क्या पूछेगा आपसे प्रीलिम्स में, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, प्लस इंडियन एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज। ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं। ऑलराइट, सिलेबस में लिखा हुआ है, बट हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि इसमें पढ़ना क्या है। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द मेंस पर्सपेक्टिव। मेंस में भी हम आते हैं, एक बार देख लेते हैं कि मेंस में हमें क्या पढ़ना है। इसमें फिर से लिखा हुआ है कि मेंस में हमें आपसे पूछा जाएगा इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से पूछा जाएगा, प्लानिंग से रिलेटेड, फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार। राइट, ये हो गया आपका बेसिक, एकदम सिंपल पॉइंट में लिखा हुआ कि सिलेबस क्या है। बट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि मैं अगर सिलेबस देख भी लेता हूँ तो इसमें पढ़ना क्या है। व्हाट डज सोशल ज्योग्राफी मीन, what does economic opportunities of India mean, what does the physical aspect of
ऑफ इंडिया मीन? तो इसके लिए मुझे देखना होगा PYQ. PYQ इज द हार्ट एंड सोल. कहते हैं ना कि प्रियम्बल इज द हार्ट एंड क्या कहते हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सेम सेम, या तो आप बाइबल कह लो या तो हार्ट एंड सोल कह लो. क्या है इसका, आपके BPSC एग्जाम का मेन थिंग क्या है आपका PYQ. PYQ इज गोइंग टू टेल यू कि आपको किस एरिया में किस पॉइंट पे कितना ज़्यादा इम्फेसिस करना है. डोंट वरी, मैं आप लोग के लिए पढ़ दूंगी. ये सारे PDF आपके पास अवेलेबल है. प्लीज़ आप उसे खोल लीजिए या तो उसका प्रिंट आउट करा लीजिए, क्योंकि मैंने उसी फॉर्म में आपको बना के दिया है. राइट, डोंट वरी, मैं पढ़ दूंगी आप सभी के लिए. नाउ लेट्स लुक एट द PYQ कि किस टॉपिक से कितने ज़्यादा सवाल आए हुए हैं. अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज से सवाल आया है, और सिलेबस में लिखा था कि हम रिसोर्सेज से सवाल पूछेंगे. बिल्कुल सही, रिसोर्सेज से सवाल आया है. फिर उसके बाद यूनिवर्स एंड जियोमॉर्फोलॉजी, कहीं पे लिखा हुआ था फिजिकल ज्योग्राफी से आया है 16 क्वेश्चंस. वर्ल्ड मैपिंग कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, बट स्टिल देयर आर अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन ऑन वर्ल्ड मैपिंग कि ये नदी कहाँ पे है, ये कंट्री किन कंट्रीज से घिरी हुई है, या फिर ये माउंटेन रेंज कहाँ पे है, या फिर ये पर्वतमाला किस श्रृंखला के हिस्सा है. ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए. नाउ लेट्स लुक ऑन द इन्वायरमेंट पार्ट. इन्वायरमेंट में टोटल आपसे सवाल पूछा है 12. राइट, इसमें जूम है ना, इसीलिए आपको ब्लर दिख रहा होगा. आपके पास जो नोट्स प्रोवाइड किया है मैंने, उसको खोलिए, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है. ठीक है, वहां से आप पढ़ सकते हैं. राइट, अब हम देखते हैं इन्वायरमेंट से क्वेश्चंस आए हैं 12. लोकेशन से 10, रिवर से 13, इंडस्ट्रीज से 7, फिजियोग्राफी से 14, पॉपुलेशन से 17, एग्रीकल्चर से 7, ट्रांसपोर्ट से 3, ओशनोग्राफी से 7. इट मीन्स मुझे पता चल रहा है कि किस एरिया से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मुझे देना है. बट मैम ये सारे क्वेश्चंस तो है, बट इसका सोर्स कहाँ से है, क्या हम पढ़ें इसके लिए? ये सारे के सारे PYQ जब आप एनालाइज करोगे, देखोगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको NCERT से डायरेक्ट उठाए हुए मिलते हैं. चाहे वो रिवर्स हो, चाहे वो ओशन से हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो, कि कौन सी मेज़ कहाँ की राइस कहाँ पे उगाया जाता है, राइस के कितने प्रकार होते हैं, खरीफ या रबी फसल कौन सी है. ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बुक में लिखा हुआ है. इंडस्ट्री से कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे लगाई जा सकती है या फिर लगाई जाती है. फिजियोग्राफी में, यानी कि फिजियोग्राफी से हिमालयन माउंटेन रेंजेस के बारे में पूछा है, पासेस के बारे में पूछा है, आपसे प्लेट्यूज के बारे में पूछा है. ये सारी की सारी चीज़ें आपसे पूछी गई है. सिलेबस आपके पास प्रोवाइड किया गया हुआ है पहले से ही. अगर नहीं किया हुआ है तो डोंट वरी, ये बाद में फिर से आप देख लेना, मेरे साथ अभी आप सुनिए. ठीक है, नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज. वर्ल्ड मैपिंग से हमने बात की कि वर्ल्ड मैपिंग से मोस्टली क्या पूछा जाता है. क्लाइमेटोलॉजी, सेम, क्लाइमेटोलॉजी से भी आपके पास NCERT में लिखा हुआ है. यूनिवर्स एंड जियोमॉर्फोलॉजी में स्पेसिफिकली कि कौन सी घटनाएं, या फिर जैसे कि वेदरिंग कैसे हो रही है, इरोजन कैसे हो रही है, ये लैंडफॉर्म, जैसे कि कास्ट लैंडफॉर्म कैसे बनता है, या फिर बार चांस किसका एग्जाम्पल है, ये वैलीज कैसे बनते हैं. ये सारे के सारे आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. रिवर में ट्रस्ट मी, हर साल आपके पास रिवर से सवाल आता है, चाहे वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर हो, वेस्ट फ्लोइंग रिवर हो, कि ये रिवर पेरेनियल है, नॉन पेरेनियल है, ये रिवर इनमें से कौन सा ऑड वन है. आपके पास ऑप्शन होगा कि ये नदी, बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें से एक होगा कि ये एक ईस्ट फ्लोइंग होगा, या फिर उसमें से होगा कि एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर होगा. इस तरह से आपको ऑड वन आउट निकालने को मिलेगा. या फिर आपके पास दिया होगा, लिखा होगा कि भीमा नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, या फिर यमुना नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, या फिर यमुना नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है. ये सारी की सारी चीज़ें NCERT में लिखी हुई है. नाउ नेक्स्ट इज लोकेशन से स्पेसिफिकली कि इंडिया के आसपास जितने भी, मैं भेज दूंगी, डोंट वरी, इंडिया के आसपास जितने भी कंट्रीज़ है उससे रिलेटेड कौन सा डिस्ट्रिक्ट किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, हमारे जितने भी कंट्रीज़ है उसके साथ लेंथ कितनी है. ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. रिसोर्सेज में क्या, रिसोर्सेज में सबसे ज़्यादा 24 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. रिसोर्सेज में कोल कहाँ पे मिलता है,
कोल का माइन कहाँ पे है, गोल्ड माइन कहाँ, गोल्ड का माइन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, आयरन कहाँ देखने को मिलेगा, ये सारे क्वेश्चंस रिसोर्सेज से आते हैं। इन्वायरमेंट में एक मजेदार चीज आप ये देखोगे, जितने भी क्वेश्चंस इन्वायरमेंट से रिलेटेड आए हुए हैं क्वेश्चंस, वो सारे के सारे आपके एनसीईआरटी क्लास 11 जब आप पढ़ोगे उसमें एक चैप्टर है क्लाइमेट से रिलेटेड। उसमें एक पोर्शन है जिसमें लिखा हुआ है बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वही यहीं से आए हुए हैं इन्वायरमेंट में, कि बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, नेशनल पार्क कहाँ पे है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, कौन प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब आए, ये सारे के सारे क्वेश्चन। ऑलराइट, ये हो गया हमारा कि हमें पढ़ना क्या है। यानी कि सिलेबस में तो मुझे कुछ नहीं पता चला, सिलेबस को मैंने पूरा खंगाला पर मुझे पता नहीं चला, बट मैंने पीवाईक्यू जब देखा देन आई अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द सेक्शंस दैट आई नीड टू फोकस ऑन नाउ। अब ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आपके पास आते कितने हैं ओवरऑल जब आप देखोगे तो ज्योग्राफी से मोर और लेस 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 20 क्वेश्चंस एवरेज 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें बिहार ज्योग्राफी एंड जनरल ज्योग्राफी, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या फिर इंडियन ज्योग्राफी, दोनों का मिक्स आपको देखने को मिलेगा। ये हो गए ओवर द ईयर्स कितने क्वेश्चंस आते हैं। बट व्हाट अबाउट द मेंस, लेट्स लुक ऑन द मेंस पार्ट एज वेल। मेंस में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। मेंस में ना मेंस में कुछ टॉपिक्स हैं जो हमेशा आपके पास घूम फिर के आपको देखने को मिलेगा। जब आप क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे तब आप देखोगे कि आपके पास क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। मॉनसून से हर साल हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो विंटर रेनफॉल से रिलेटेड हो, चाहे वो इंडियन ओशन डाइपोल से हो कि किस तरह से इंडियन ओशन डाइपोल मॉनसून को इफेक्ट करता है, चाहे वो मॉनसून के फॉर्मेशन को लेकर ही क्यों ना हो। तो मॉनसून से आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब 17th बीपीएससी में पूछा गया था मिलेट्स के बारे में, क्यों? क्योंकि मिलेट्स वाज इन द न्यूज़, मिलेट्स न्यूज़ में था। अगर हम देखें मिलेट्स किसका पार्ट है? एग्रीकल्चर का। मैनग्रोव इन्वायरमेंट का, मखाना एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, पेनिनसुलर प्लेट्यू फिजियोग्राफी, सॉइल डिवीजन फिजियोग्राफी में हम इसको डाल सकते हैं, माइग्रेशन इंडियन ज्योग्राफी, सोलर एनर्जी से रिलेटेड यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये सारे के सारे जितने टॉपिक है, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, एग्रीकल्चर, फिजियोग्राफी, एनर्जी सिक्योरिटी या फिर फूड सिक्योरिटी, इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड आपके पास जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं वो आपको देखने को मिलता है। इट मीन्स मैम कि अगर हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी अगर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी को एंड देन वी विल मूव ऑन टू इंडियन ज्योग्राफी। जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी का वेटेज देखोगे ना, इट इज़ वेरी लेस। इक्का दुक्का सवाल वर्ल्ड ज्योग्राफी से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। बट व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड ज्योग्राफी इज दैट, क्योंकि हमें समझना है व्हाई मैनग्रोव्स आर लोकेटेड हियर, क्यों सॉइल का डिवीजन इस तरह से है, क्यों किसी रीजन में सोलर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, क्यों पेनिनसुलर प्लेट्यू के पास मिनरल रिसोर्सेज ज़्यादा है, क्यों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इसी रीजन में डेवलप कर रही है, या फिर क्यों हमारे बिहार में हमारे पास एक्सटेंसिव प्लेन एरिया है। ये सारे के सारे चीज़ों को समझने के लिए हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि जो हमारा जनरल ज्योग्राफी होता है, फिजिकल ज्योग्राफी जिसे आप कहते हैं, वो जानना जरूरी है। Until unless I don't know all these things, I'm not going to answer Indian geography से related questions हो या फिर बिहार ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो। That's why हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी जानना जरूरी है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी को हमें समझना है एंड इन द लास्ट एट द माइक्रो लेवल हमें समझना है बिहार की ज्योग्राफी को। ऑलराइट, सो ये है आपका सिलेबस, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में, हमने ये देखा। नाउ नेक्स्ट, ये सारे के सारे आपके पास अवेलेबल है कि हम किस तरह से क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, गैलेक्सी का फॉर्मेशन, स्टार फॉर्मेशन, प्लैनेट फॉर्मेशन, सोलर सिस्टम, मून, एस्ट्रॉइड, मीटियोर, कुपियर बेल्ट, कॉमेट, ड्वार्फ प्लैनेट, ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारा आज ये सारे के सारे टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, ठीक है, ये थोड़ा सा हो गया
अरे 5 तो नहीं, अभी लाइव चल रही है आप लोग की क्लास, थोड़ा सा ये अपडेटेड नहीं है, दैट्स वाई डोंट वरी। क्लास आपकी लाइव ही है, मैं लाइव ही हूँ। आज 7 तारीख ही है। ऑल राइट, चलिए। ऑल राइट अब आते हैं थोड़ा सा अपने टॉपिक के ऊपर, थोड़ा सा समझते हैं। अब एक बार इंट्रोडक्शन लेते हैं हम ज्योग्राफी को, क्यों हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, व्हाई वी नीड टू स्टडी द ज्योग्राफी एंड व्हाट ज्योग्राफी इज। इन सिंपल टर्म ज्योग्राफी क्या है? इन सिंपल टर्म In simple term, what the geography is? Geography is the description of the earth. The earth. ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ क्या होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ में हम दोनों चीजें लेते हैं, चाहे इसका फिजिकल पार्ट हो, कि यहाँ पे प्लेट्यूज, माउंटेन्स, प्लेन्स किस तरह से है, चाहे इसका ह्यूमन पार्ट हो, फिजिकल एंड ह्यूमन। हम ह्यूमन क्यों पढ़ते हैं मैम? बिकॉज ऑब्वियसली वी आर लिविंग हियर, हम यहाँ पे हैं, दैट्स वाई ह्यूमन पार्ट पढ़ना जरूरी है, राइट? तो जब दोनों चीजें हम साथ में पढ़ते हैं, देन वी कम टू अंडरस्टैंड कि किसी भी रीजन में किस तरह की लाइफस्टाइल है। क्यों जैसे कि क्यों बिहार में हम मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंसिव प्लेन एरिया है, बिकॉज प्लेन एरिया है, इट इज मोर फेवरेबल फॉर द एग्रीकल्चर। और हमारी जितनी भी लाइफ साइकिल है वो इसी एग्रीकल्चरल फील्ड के आसपास घूमती रहती है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्लाइमेट, कोई भी रीजन का किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक होगा, वहाँ की पॉपुलेशन कैसी होगी, वहाँ की वेशभूषा कैसी होगी, खान पान कैसा होगा, वहाँ का रहन सहन कैसा होगा, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वहाँ की फिजिकल कंडीशन कैसी है। जैसे फिजिकल कंडीशन होगी वैसे ही वहाँ की ह्यूमन कंडीशन भी होगी। ऑलराइट, ये सारे की सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर। अब फिजिकल पार्ट में हम क्या पढ़ते हैं? फिजिकल पार्ट में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनिवर्स के बारे में, फिर हम पढ़ते हैं अर्थ के क्रस्ट के बारे में, यानी कि अर्थ के ऊपरी सतह के ऊपर क्या क्या चीजें हो रही है। इसके बाद जब हमारा अर्थ का क्रस्ट, यानी कि जब हम सतह को पढ़ लेते हैं, जिसे आप लिथोस्फीयर कहते हैं, इसको पढ़ने के बाद देन वी मूव ऑन टू एटमॉस्फेयर। कि अच्छा, हमने इसके स्फीयर को, इसके लैंड को तो पढ़ लिया, हमें एटमॉस्फेयर को भी तो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो लाइफ यहाँ पे सस्टेन नहीं करेंगी। दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स एटमॉस्फेयर। व्हेन वी अंडरस्टैंड द एटमॉस्फेयर, देन वी मूव ऑन टू इट्स क्लाइमेट पार्ट, विच इज कॉल्ड एज क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी यानी कि हम इसके क्लाइमेट को पढ़ेंगे कि किस तरह से सारी चीजें काम कर रही है। क्लाइमेट के बाद when move on to the oceanography, ओशन के बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम ओशन के बारे में पढ़ते हैं उतना ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है। अभी आपने मत्स्य 6000 के बारे में सुना होगा, हाल ही में न्यूज़ में था मत्स्य 6000। क्यों हम मत्स्य 6000 को समुद्र के नीचे भेज रहे हैं? क्योंकि इट हैज़ वास्ट रिसोर्सेज, के पास बहुत ज़्यादा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। तो क्यों ना हम उस चीज़ को पढ़े? तो उस चीज़ को पढ़ने के लिए, यानी कि ओशन को पढ़ने के लिए हमें चाहिए एक क्या कहते हैं उसको, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए ओशन के ऊपर। दैट्स बिकॉज why we need information about the ocean, because it has a lots of resources and these resources are required for us, right? ये हो गया ocean. After the oceanography we will move on to, after the oceanography हम पढ़ेंगे ocean। जब हमारी खत्म हो जाएगी, then we move on to the Indian geography part. इंडियन ज्योग्राफी में क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसके फिजिकल पार्ट को कवर करेंगे। फिजियोग्राफिक डिवीजन हम सबसे पहले पढ़ेंगे। फिजिकल पार्ट के बाद, फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बाद हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में, इसके क्लाइमेट के बारे में, सॉइल, क्लाइमेट, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज, वेजिटेशन, इन सारी चीज़ों को कवर करने के बाद
Then we will move on to the human part. Why the human part is needed? क्योंकि most of the questions जब आप मेंस देखोगे, जब आप मेंस के क्वेश्चंस देखोगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर सराउंडेड और ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट, चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से हो। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें आपको मिलेगा कि क्यों बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, या फिर क्यों बिहार में एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलप की जा सकती है, क्यों SC/ST पॉपुलेशन आर अंडर प्रिविलेज्ड, क्यों पॉपुलेशन जो है एजिंग हो रही है, यानी कि पॉपुलेशन एजिंग की समस्या क्यों देखने को मिल रही है। इस तरह के क्वेश्चंस ऑल आर रिलेटेड विथ ह्यूमन एस्पेक्ट। इसमें हम ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पूछेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, व्हाई द माइग्रेशन हैपन। हमेशा बिहार इज नोन फॉर द माइग्रेशन, बिहार इज नोन फॉर द लेबर पॉपुलेशन, बट व्हाई दीज लेबर आर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये पढ़ना जरूरी है माइग्रेशन के बारे में। देन वी विल लुक ऑन टू डिफरेंट रिपोर्ट्स हम पढ़ेंगे कि माइग्रेशन रिपोर्ट के बारे में, द रिपोर्ट्स ऑन SC एंड ST के ऊपर जो कंडीशंस है, किस तरह की कंडीशंस काम कर रही है उनके बारे में। ये सारी की सारी चीजें आर रिक्वायर्ड फॉर आवर गुड आंसर। किसी भी गुड आंसर के लिए हमें ये सारे इंफॉर्मेशन जरूरी है। That's why we will also give focus on these parameters also. मेन एम हमारा होगा कि हम जितना हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चंस आंसर हम लिखें, क्योंकि आफ्टर ऑल आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, आई नो वेरी वेल। क्यों कर लेंगे? बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जब आप क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, फैक्चुअल, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, बट जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे। द मेन थिंग इज इन द मेंस में even the 0.5 marks matters to you, right? So that's why we will give more focus on मेंस पार्ट, यानी कि आंसर राइटिंग पार्ट। अब ये आंसर राइटिंग पार्ट आपको एक दिन में नहीं आ जाएगा, इट विल टेक टाइम, डोंट वरी, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। सो या ये हो गया आपका किस तरह से हम ज्योग्राफी में आगे बढ़ने वाले हैं। अभी तक किसी को कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है तो हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। Yes, Astha, climatology means study of climate. ऑल राइट, ठीक है, ऑल क्लियर। बोर्ड का बैकग्राउंड वाइट रहेगा। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल राइट, लेट्स मूव देन। हाँ भेज दूंगी, मिली, डोंट वरी, लास्ट में मैं आप लोग को चैनल का लिंक भेज दूंगी ताकि आप डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ द यूनिवर्स। अब हम समझते हैं स्टोरी। एक स्टोरी के माध्यम से पूरे यूनिवर्स की फॉर्मेशन कैसे होती है वो हम समझेंगे। सिंपल, आपके पास सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं, सारी की सारी चीजें लिखी हुई है। यस आस्था, अब नो क्वेश्चन, अब कोई भी क्वेश्चन नहीं, अब हम पढ़ेंगे लास्ट में, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे वो सब हम लास्ट में पढ़ेंगे, बीच में आई एम नॉट गोइंग टू लुक एट द बोर्ड, लुक एट योर चैट सेक्शन, ऑल राइट। ना आपके पास PDF ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें से स्टार्टिंग में ही आप पढ़ लेंगे, मीन्स एक दिन पहले ही आप पढ़ सकते हो उसे। ऐसे भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी। आप एक बार जब आप फिर से रीड करोगे जो आपको हैंड आउट दिया गया है, इट इज़ गोइंग टू मेक क्रिस्टल क्लियर, राइट। सारी की सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। अब यूनिवर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। यूनिवर्स के बारे में हम हमेशा से ही बहुत ज़्यादा उत्साहित थे कि आखिर यूनिवर्स बना कैसे, ये तारे कैसे टिमटिमा रहे हैं, सूरज हमसे कितनी दूर है, क्या सूरज बहुत ही पास है, क्या चांद बहुत दूर है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस ह्यूमन सिविलाइजेशन को हमेशा सोचने पे मजबूर करते थे। यूनिवर्स को समझने के लिए एक टाइम पे दो कॉन्सेप्ट उभर के आए। एक का नाम था जियोसेंट्रिक
जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। इस जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट को दिया था टॉलेमी नाम के व्यक्ति ने। टॉलेमी नाम के व्यक्ति ने, जिनकी बुक थी, बुक का नाम था एल्गेमिस्ट। एल्गेमिस्ट नाम की एक बुक थी जिसमें टॉलेमी ने कहा कि जो यूनिवर्स है ना, या फिर जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, ये क्या है, सोलर सिस्टम के बीच में अर्थ है। अर्थ इज एट द सेंटर, सोलर सिस्टम में अर्थ है और इसके चारों ओर, सारे के सारे चारों ओर क्या है, प्लैनेट्स मूव कर रही है और सेम सन भी अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। टॉलेमी ने ये बात कही जिसे हम कहते हैं जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, राइट। अब जियोसेंट्रिक के बाद कुछ टाइम के बाद एक और व्यक्ति आए। इन द 16th सेंचुरी एक और व्यक्ति आए जिनका नाम था कोपरनिकस। कोपरनिकस ने कहा कि देखो टॉलेमी भाई, ये जो तुमने जियोसेंट्रिक का कॉन्सेप्ट दिया है ना, इट इज नॉट गुड फॉर मी। मुझे लगता है कि सन जो है वो बीच में है, सन हमारे सोलर सिस्टम के बीच में है और इसके चारों ओर प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रही है। ये बात कोपरनिकस ने कही। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, राइट। तो दो कॉन्सेप्ट हो गए, जियोसेंट्रिक एंड हीलियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक का मतलब अर्थ इज एट द सेंटर, हीलियोसेंट्रिक का मतलब सन इज एट द सेंटर। ये कॉन्सेप्ट हो गए, ये कॉन्सेप्ट उभर के आए। ओवर द टाइम हमने और स्टडी किया यूनिवर्स को, ओवर द टाइम हमने और ज़्यादा स्टडी किया यूनिवर्स को, तब हमें पता चला कि अच्छा हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा आ चुकी है। इंफॉर्मेशन, वी हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ओवर द टाइम डिफरेंट थ्योरीज एज वेल एज ओवर द टाइम थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस डेवलप होने लगे। बट मैम ये हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना, यानी कि हमने बस सोचा है, देयर इज नो एविडेंस कि ऐसा हुआ होगा, कोई भी इसका प्रूफ नहीं है, ठीक है, इसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस, देयर इज नो प्रूफ। वही थ्योरी ये कहता है कि अच्छा ये सारी चीजें हुई होंगी बट इट इज ऑल्सो बैक्ड बाय द एविडेंसेस, इट इज सपोर्टेड बाय द एविडेंसेस। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड हाइपोथेसिस इज दिस, कि हाइपोथेसिस एक सोचा हमने कि अच्छा इस तरह से हुआ होगा, जैसे आप परिकल्पना करते हैं कि हाँ मैं बिना पढ़े ही एग्जाम निकाल लूंगा, और एक होता है थ्योरी, कि एविडेंस के ऊपर बेस्ड होता है, राइट। डोंट लुक एट द टाइम, डोंट लुक एट द डेट, अपडेट नहीं हुआ है, दैट्स वाई। ये हो गया थ्योरी एंड हाइपोथेसिस। जब यूनिवर्स के बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने लगे, तब एक कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस, ये नेबुलर हाइपोथेसिस क्या था और किसने दिया था? इसे दिया था इमैनुअल कांत ने 1755 में ये नेबुलर हाइपोथेसिस दिया। अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कांत के अनुसार जो हमारा यूनिवर्स था ना, इसमें बहुत सारे गैसेस थे, इट वाज लम्स ऑफ गैसेस, बहुत सारे गैसेस थे। इस गैस का नाम दिया उन्होंने नेब्यूला नाम दिया, राइट। बहुत सारे गैसेस ना हमारे यूनिवर्स में ऐसे फैले हुए थे, बट इसमें मोशन नहीं था, इट वॉज मोशनलेस, इसमें कोई मोशन नहीं था, ये बहुत ही ज्यादा कोल्ड था, एकदम ठंडा था। हमारे यूनिवर्स की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? नेब्यूला से। एक नेब्यूला था, लम्स ऑफ गैसेस में बहुत सारे गैसेस थे, मोशनलेस एंड कोल्ड था। ओवर द टाइम इस नेब्यूला में मोशन शुरू हुआ, ये सारे के सारे धीरे धीरे जितने पार्टिकल्स थे ना, ये मूव करने लगे। मूव करते करते क्या हुआ, अब जैसे जैसे मूव करेंगे इनके बीच में घर्षण होगा, कोलिजन होगा, कोलिजन से ओवर द टाइम इनके पास क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप होगा। कोलिजन हुआ, मूवमेंट हुए, धीरे धीरे करके ग्रेविटेशन एकदम ऐसे कोलिजन हो रहा है, धीरे धीरे करके इनके पास क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये सारे के सारे जितने पार्टिकल्स थे ना, एक साथ कोलाइड होते गए, एक साइड कोलाइड होते गए। जब ये कोलाइड हुए, देन आफ्टर द कोलिजन दे फॉर्म्ड अ डिस्क लाइक शेप, एक डिस्क तरह से बन गया। जैसे कि जब हम डिस्कस थ्रो खेलते हैं ना, एक डिस्क तरह का ऑब्जेक्ट होता है जिसे हम पता नहीं क्या कहते हैं, उसे मुझे याद नहीं है, शायद डिस्क ही कहते होंगे। डिस्क टाइप शेप इस तरह से बन जाएगा। ओवर द टाइम इस डिस्क लाइक शेप में ना
इसके सेंटर में यानी कि इस डिस्क शेप के सेंटर में बहुत बड़ा एक मास आया, बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्ट धीरे धीरे डेवलप होने लगा, जिसका नाम पड़ा क्या, जिसका नाम पड़ा प्रोटोसन। प्रोटोसन। इसके पास अभी कोई एनर्जी नहीं है, बस इसका नाम है प्रोटोसन, और इसके चारों ओर अभी भी क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स रिवॉल्व हो रहे हैं। फिर टाइम और आगे बढ़ा, इसके बाद ये सारे के सारे जितने भी पार्टिकल्स थे, इसमें जितने भी पार्टिकल्स थे वो और ज़्यादा कोलिजन होंगे, और ज़्यादा एक दूसरे के पास आएंगे, और जो हमारा प्रोटोसन था उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हुआ। जैसे ही न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट होगा, इसके पास ओन हीट यानी कि ओन एनर्जी आ जाएगी, और इसका नाम पड़ा हमारा स्टार यानी कि सन। इसके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे थे वो सारे के सारे लास्ट में क्या बन गए, हमारे प्लैनेट्स बन के उभरे। इस तरह से इमैनुअल कांत ने कहा कि हमारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ, राइट। तो सबसे पहले स्टार बना, स्टार के बाद धीरे धीरे जितने भी मटेरियल्स लेफ्ट हो गए वो सारे के सारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन करे। ऑलराइट, ये हो गया किस तरह से स्टार का फॉर्मेशन हुआ। अब थोड़ा सा देखते हैं एक वीडियो, ताकि हमें समझ में आए कि स्टार फॉर्मेशन वेट फॉर अ मिनट। जस्ट लुक एट द वीडियो एंड लिसन माई एक्सप्लेनेशन। नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में हम एक बार देखते हैं कि हाउ द यूनिवर्स बिगन। ऑलराइट, सबसे पहले देयर वाज अ रोटेटिंग डिस्क। हमने बात की अभी कि बहुत सारा लम्प्स ऑफ गैसेस था जिसमें मोशन नहीं था स्टार्टिंग में, बट ओवर द टाइम धीरे धीरे इसमें मोशन स्टार्ट हुआ। सी हाउ द थिंग्स आर रिवॉल्विंग, इसमें धीरे धीरे मोशन स्टार्ट होगा। There is a network issue. I am so sorry for this. All right, all right. Okay. So हमने क्या कहा कि पहले सबसे पहले नेबुलर था। एक बार फिर से हम देखते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं कि देयर वाज अ नेबुला। देयर वाज अ नेबुला जिसमें मोशन धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। मोशन आने के बाद एक डिस्क लाइक शेप लेगा। सी द डिस्क लाइक शेप। ओवर द टाइम बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, बहुत सारा मास यहाँ पे इकट्ठा होगा। जैसे ये सारे के सारे क्या है, पार्टिकल्स ये सारे के सारे आ रहे हैं और एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। इकट्ठा होने के बाद ओवर द टाइम एक बड़ा सा रूप लेंगे जिसे आप कहेंगे प्रोटोस्टार। सी द प्रोटोस्टार इज गोइंग टू फॉर्म
in this disc-like structure. See the protostar. प्रोटोस्टार का फॉर्मेशन होगा, बट दिस प्रोटोस्टार, अभी इसके पास प्रोटोस्टार, दिस प्रोटोस्टार, इस प्रोटोस्टार के पास क्या है, अभी इसके पास अपना ओन हीट नहीं है. ओवर द टाइम न्यूक्लियर रिएक्शन इसमें होगा. न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद जिस तरह से न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद इसमें आएगा हीट. इस हीट से हम कहेंगे कि नाउ द स्टार इज फॉर्म्ड. इसके आसपास जितने भी मटेरियल्स रिवॉल्व कर रहे थे, ये सारे के सारे बाद में बनाएंगे प्रोटोप्लैनेट्स. ये प्रोटोप्लैनेट्स ओवर द टाइम फिर से इसमें कोलिजन होगा, फिर इसमें क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, और इस फोर्स के कारण ओवर द टाइम डिफरेंट प्लैनेट्स आर गोइंग टू फॉर्म. जो चीजें बच जाएंगी, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, कॉमेट्स या फिर एस्ट्रॉइड्स बच जाएंगे, वो हमें बाद में क्या देखने को मिलेगा, इन द फॉर्म ऑफ कॉमेट्स, इन द फॉर्म ऑफ क्या हमें देखने को मिलेगा, इन द फॉर्म ऑफ एस्ट्रॉइड्स. ये सारे के सारे चीजें हमें समझ में आती है. किससे हमें आती है समझ में, नेबुलर हाइपोथेसिस से. बट मैम, if the nebular hypothesis was this good, then why it was discarded? It was discarded because, क्यों डिस्कार्ड किया गया, क्योंकि इमैनुअल कांत ये नहीं बता पाए कि आखिर इसमें इतना ज्यादा मोशन आया कैसे. हाउ दिस मोशन स्टार्टेड. अचानक से इतना ज्यादा मोशन, अचानक से इतना ज्यादा टेम्परेचर किस तरह से आया. और इसीलिए नेबुलर हाइपोथेसिस को हम रीसेंट हाइपोथेसिस के फॉर्म में नहीं लेते हैं, ना ही हम इसे मॉडर्न थ्योरीज में कंसिडर करते हैं. बट ये एक स्टार्टिंग जर्नी था, स्टार्टिंग पॉइंट था, किस तरह से यूनिवर्स बना होगा. इसीलिए हम नेबुलर हाइपोथेसिस को जब आप स्टडी करते हैं, जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे, उसमें देखने को मिलेगा. प्रोटो का मतलब होता है पुराना, ओल्ड प्रोटो, राइट. ऑलराइट, ये हो गया हमारा नेबुलर हाइपोथेसिस. नाउ लेट्स कम टू द रीसेंट हाइपोथेसिस, द रीसेंट थ्योरी विच इज नोन एज बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी. एक तो हमने समझा कि नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में हमने समझा कि किस तरह से फॉर्म हुआ होगा, ये हमने परिकल्पना की, देयर वाज नो एविडेंस. बट बिग बैंग थ्योरी एक रीसेंट थ्योरी है विच इज बैक्ड बाय द एविडेंस. जैसा हमने अभी कहा कि कोई भी थ्योरी एविडेंसेस के द्वारा सपोर्ट की जाती है. बिग बैंग थ्योरी दिया किसने था, जॉर्ज लेमेत्रे ने. जॉर्ज लेमेत्रे ने इसे दिया था, और सपोर्टेड बाय, किसने सपोर्ट किया था इसे, इट वाज ऑल सपोर्टेड बाय एडविन हबल. किसी ने एडविन हबल का नाम सुना है क्या, एनीथिंग रिलेटेड विथ एडविन हबल? The Big Bang theory was given by George Lemaitre and supported by Edwin Hubble. Big Bang theory क्या कहती है? Big Bang theory जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा जो दी गई थी, वो क्या कहती है? ये कहती है कि सारे का सारा यूनिवर्स जो है ना, एक पॉइंट से शुरू हुआ. सारा यूनिवर्स, ये जो सारी कहानी है, आप यूनिवर्स देख रहे हैं कि यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ बिलियंस क्या है, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है. एक गैलेक्सी में बिलियन ऑफ स्टार्स है. उस स्टार में बहुत सारे क्या है, हमारे पास सोलर सिस्टम बहुत सारे हैं, और उसमें से एक हमारा है सन, और सन का सोलर सिस्टम. ये तो हो गया हमारा कि किस तरह से यूनिवर्स है. बट ये यूनिवर्स बना कैसे? ये सारे के सारे यूनिवर्स कहाँ पे थे? एक सिंगल पॉइंट पे केंद्रित थे, जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी. पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी. इस पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी में क्या था? इनफाइनाइट टेम्परेचर. इट हैज इनफाइनाइट व्हाट? इट हैज इनफाइनाइट डेंसिटी एंड इनफाइनाइट ग्रेविटेशनल फोर्स. यहाँ पे इनफाइनाइट टेम्परेचर है, इनफाइनाइट डेंसिटी है, इनफाइनाइट ग्रेविटेशनल फोर्स है, इंटेंस है. अचानक से देयर वाज अ बिग बैंग, यानी कि बैंग हैपन. बैंग का मतलब एक्सप्लोजन होता है, बैंग का मतलब एक्सप्लोजन होता है, या फिर जिसे आप कहते हैं इन्फ्लेशन. एक्सप्लोजन या फिर इन्फ्लेशन होता है. जब इन्फ्लेशन होता है विदिन 3 मिनट्स बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन होता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी रेडिएट होता है, बहुत सारे यहाँ से मैटर्स बाहर आते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ से रिलीज हुआ. जैसे जैसे ये बैंग एक्सपेंड करेगा, जैसे जैसे बाहर की तरफ आएगा, यहाँ पे ओवर द टाइम टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा. राइट. जब इन्फ्लेशन होगा, इस 3 मिनट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा. किस चीज का फॉर्मेशन होगा? इट इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट? प्रोटॉन्स. यहाँ पे
प्रोटॉन्स का फॉर्मेशन होगा। आपने शायद बचपन में न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा होगा, मीन्स व्हाट आर द बेसिक पार्टिकल्स, गॉड पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा होगा। तो गॉड पार्टिकल सारे के सारे कहाँ बने, इसी टाइम पे बने। क्वार्ट्ज का फॉर्मेशन होगा, राइट, प्रोटॉन्स का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे बना प्रोटॉन्स। अब टेम्परेचर और धीरे धीरे ठंडा होगा, राइट, प्रोटॉन्स का फॉर्मेशन हो चुका है, इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन भी हो चुका है। बट रिमेंबर, अभी तक किसी भी एटम का फॉर्मेशन नहीं हुआ। प्रोटॉन बना है, इलेक्ट्रॉन बना है, बट अभी तक कोई भी एटम नहीं बना है। ओवर द टाइम टेम्परेचर और डिक्रीज होगा। इस बिग बैंग में टेम्परेचर ओवर द टाइम और डिक्रीज हुआ। डिक्रीज होने के साथ ही यहाँ पे बन जाएगा न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स बनेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड फोटॉन्स भी यहाँ पे होंगे। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, फोटॉन्स, ये सारे के सारे जब एक साथ कंबाइंड होंगे तब आपको क्या देखने को मिलेगा, यू विल सी यहाँ पे एक एटम का फॉर्मेशन हुआ। और ये एटम क्या था, इट वाज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो सबसे पहला एटम जो बना, सबसे पहली चीज जो बनी वो क्या थी, वो हाइड्रोजन थी। यानी कि हाइड्रोजन का सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ। तो बिग बैंग थ्योरी यही कहती है कि सारी की सारी चीजें जो भी बनी है, जो आपको यूनिवर्स में देखने को मिला है, वो सारे के सारे किससे बने हैं, दे ऑल आर फॉर्म्ड ऑफ हाइड्रोजन। एंड लेटर ऑन आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हीलियम भी देखने को मिलेगा। ये कहता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ये कहता है कि जिस तरह से धीरे धीरे क्या होगा, हाइड्रोजन बनेंगे और ओवर द टाइम हाइड्रोजन के बहुत सारे गोले बनेंगे जिसे आप कहेंगे नेब्यूला। इस हाइड्रोजन के गोले को बाद में हम क्या कहेंगे, नेब्यूला। यही नेब्यूला नेबुलर हाइपोथेसिस में पहले से ही इमैनुअल कांत ने बना रखा था। और बिग बैंग ने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से ये नेब्यूला बना। और इस नेब्यूला में क्या है, इस नेब्यूला में है हीलियम एंड हाइड्रोजन। ऑलराइट, ये हो गया हीलियम एंड हाइड्रोजन। बट मैम, अभी आपने कहा कि कोई भी थ्योरी जो होती है ना, उसका एक्सप्लेनेशन होता है, यानी कि उसके एविडेंसेस होते हैं। तो इसका क्या क्या एविडेंसेस है, इसके क्या एविडेंसेस, व्हाट आर द एविडेंसेस, एविडेंसेस ऑफ बिग बैंग। सबसे पहला एविडेंस क्या है, सबसे पहला रेड शिफ्ट। आज की क्लास आपकी थोड़ी सी साइंटिफिक लगे, डोंट वरी, आप क्लास देखेंगे फिर जाके जो मैंने आपको पीडीएफ दी है उसको पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा साइंटिफिक है, थोड़े से मैंने साइंस के टर्म्स भी यूज़ किए हैं, क्योंकि हमें समझना है डिफरेंट, हमें समझना है कि स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कॉमेट्स क्या है, एस्ट्रॉइड बेल्ट का फॉर्मेशन कैसे हो, क्योंकि इससे कुछ कुछ कभी कभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। ऑलराइट, रेड शिफ्ट पहला, फिर कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन एंड तीसरा ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स। किसी ने लीगो के बारे में सुना है क्या, लीगो, LIGO, लीगो के बारे में किसी ने सुना है, कोई मुझे बताएगा, तब तक हम आगे बढ़ते हैं ना। सबसे पहला हम हमारे थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि एविडेंस के बारे में पढ़ते हैं, जो है हमारा रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट। अच्छा, कोई एक और चीज कोई मुझे बताएगा कि जब एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा होगी तो वो आपको ब्लू कलर का दिखेगा, ये आपको रेड कलर का दिखेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर एनर्जी बहुत ही ज्यादा है तो वह ब्लू कलर का दिखेगा या रेड कलर का दिखेगा। या फिर इसी क्वेश्चन को मैं फिर से मॉडिफाई करती हूँ कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल रेंज में अगर हम जाए और वायलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। लीगो, लीगो फिल्म है, अच्छा एस्ट्रो में पढ़ा था, लीफो सुनाओ, वाह, होमवर्क है आपका, लीगो के बारे में पढ़ेंगे। अरे इतना भी अनाड़ी नहीं बनना है क्लास में, आई नो कि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक, डोंट वरी, हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। रेड कलर, यस आस्था, यस शेखर। अरे मैंने पूछा एनर्जी सबसे ज्यादा आपको कब दिखने को मिलेगा, स्टडी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कुमार अभिषेक। ब्लू, यस। अगर कोई भी चीज जल रही है, किसी भी चीज की अगर एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, उसके पास क्या हमें देखने को मिलेगा, हमें ब्लू कलर ज्यादा देखने को मिलेगा। बट जैसे जैसे उसका टेम्परेचर कम होगा, जैसे जैसे उसकी इंटेंसिटी, उसकी एनर्जी कम होगी, हमें क्या देखने को मिलता है, हमें वो रेड कलर का देखने को मिलता है। विब्योर में वॉयलेट के पास क्या है, एनर्जी बहुत ही ज्यादा है ना,
एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम रेड की तरफ आते हैं इसके पास एनर्जी क्या हो जाती है, कम होते जाती है, इसीलिए आपको रेड कलर का दिखता है। कभी गैस नहीं देखा आपने, जब स्टार्टिंग में जब गैस आप नया लेकर आते हो, जब आप कुकिंग करते हो, जब आप गैस जलाते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, ब्लू 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 लाइट जलती है, बट जैसे जैसे वो खत्म होने वाला होता है आपको क्या दिखता है, रेड कलर के एशेज वगैरह देखने को मिलता है, येलो रेड कलर का आपको कलर देखने को मिलेगा। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इज इंडिकेटिंग कि एनर्जी खत्म हो रही है। यस यस शेखर इज वेरी राइट, राइट। अब इस कॉन्सेप्ट को हम रेड शिफ्ट में अप्लाई करेंगे। एक मैं हूं, ठीक है, आज मैंने अपनी दूरबीन से एक यूनिवर्स को देखा, ठीक है, एक मैंने प्लैनेट को देखा। सपोज एक प्लैनेट था, वहां से बहुत सारी रेडिएशन आ रही थी मेरे पास, मैंने आज इसे देखा, ये ब्लू कलर की आ रही थी, ठीक है, एनर्जी यहाँ से ब्लू कलर की आ रही थी। बट फिर से मैंने इसी प्लैनेट को या फिर इसी ऑब्जेक्ट को आज से 1 साल के बाद देखा, 1 ईयर लेटर मैंने देखा कि अब इस बॉडी से, या फिर कोई भी प्लैनेट है या फिर बॉडी है, इस प्लैनेट से जो मेरे पास एनर्जी आ रही है ना, अब वो रेड कलर की आ रही है, रेड कलर की आ रही है। इट मीन्स मैंने समझा कि ये जो प्लैनेट था या फिर ये जो ऑब्जेक्ट था एक टाइम पे मेरे काफी पास था, दैट्स व्हाई इट वाज एमिटिंग ब्लू कलर। बट धीरे धीरे क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर जब मैंने इसे फिर से देखा तो मुझे पता चलता है कि अच्छा ये मेरे से काफी ज्यादा दूर जा चुका है, दैट्स व्हाई इट इज एमिटिंग रेड लाइट। इसी फेनोमेना को एडविन हबल ने नोटिस किया। किसी ने मुझे बताया नहीं एडविन हबल का नाम कहाँ आपने सुना है। इसी फेनोमेना को एडविन हबल ने नोटिस किया और कहा कि ये रेड शिफ्ट है। रेड शिफ्ट यानी कि हमारा यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, हमारा जो यूनिवर्स है इट इज एक्सपेंडिंग, और क्योंकि एक्सपेंड हो रहा है, सारी की सारी चीजें हमसे दूर जा रही है, दैट्स व्हाई ओवर द टाइम द एनर्जी इज गेटिंग लेस, राइट, एनर्जी इज गेटिंग लेस। इस थ्योरी को यानी कि जो आपका बिग बैंग थ्योरी है, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। इस कॉन्सेप्ट को हम फिर से री एग्जामिन कर सकते हैं। इस रेड शिफ्ट वाले कॉन्सेप्ट को हम फिर से सिंपल डेली लाइफ में हम यूज कर सकते हैं। कैसे मैम, सपोज कि आपने एक बलून लिया है, एक हमारे पास बलून है, छोटा सा बलून, इसमें आपने लिखा है हैप्पी बर्थडे, राइट। हम बलून पे लिखते ना, हमारे पास जब कॉलेज के डेज में जब हमारे पास हैप्पी बर्थडे वाला नहीं होता था तो वी ट्राई टू राइट विद अ मार्कर, हैप्पी बर्थडे लिखते थे, उसके बाद फिर फुलाते थे तो बड़ा हो जाता था, राइट। सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हैप्पी बर्थडे मैंने लिखा, जब हम इसको ब्लो करेंगे इसके बाद देखा हमने कि इसका एक्सपैंड तो हो गया, ये बलून का साइज काफी बढ़ गया, बट हैप्पी बर्थडे के बीच में जो डिस्टेंस था वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इट मीन्स कि जैसे जैसे एक्सपैंड हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, एंड सेम इज प्रूवन बाय एडविन हबल कॉल्ड एज रेड शिफ्ट। एडविन हबल टेलीस्कोप, वेरी गुड कुंदन, ऑलराइट। सो ये हो गया हमारा रेड शिफ्ट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन, थोड़ा सा टेक्निकल है, डोंट वरी, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट एविडेंस है कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन, ऑलराइट। अब हमने बात की थी, हमने अभी थोड़ी देर पहले किसकी बात की थी कि यूनिवर्स किस तरह से बना, कैसे बना, एक सिंगल पॉइंट था, सिंगुलैरिटी था, कब, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, ये सारे के सारे सिंगुलैरिटी थे। बट मैम अभी आपने बताया कि यहाँ से बहुत सारे फोटोन्स निकले थे, अभी आपने बताया कि यहाँ पे फोटोन्स भी था, फोटोन्स यानी कि लाइट ना, जो हमारे पास लाइट आती है उसको क्या कहते हैं, फोटोन्स ही तो कहते हैं। मैम अभी आपने बताया था कि यहाँ पे फोटोन्स भी आया था, यहाँ पे एटम का भी फॉर्मेशन हुआ था। तो मैम अगर ये फोटोन्स यहाँ से एनर्जी रिलीज किया, अगर मैंने इस फोटोन को पढ़ लिया, इस लाइट रे को अगर मैंने स्टडी किया, तो क्या मुझे 13.8 बिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ होगा, क्या मुझे इसका इंफॉर्मेशन मिल सकता है? ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट कि किस तरह से कि 13.8 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ होगा अगर मैंने इस रेस को पढ़ा। आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स। बट क्या आप ये बताओ, क्या आपको ये लाइट, अब ये फोटोन जो 13.8 मिलियन ईयर्स पहले आपको देखने को मिला था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल रेंज में मिलेगा या फिर आपको माइक्रोवेव रेंज में मिलेगा? एनीबडी? ये जो एनर्जी यहां से एमिट हुई थी आज से
आज से 13.8 बिलियन साल पहले ये एनर्जी को अगर मैं स्टडी करना चाहती हूँ और मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रेंज में अगर मैं स्टडी करना चाहती हूँ तो मुझे कहाँ मिलेगा? क्या ये मुझे विजिबल रेंज में मिलेगा या फिर मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लास्ट वाले रेंज में मिलेगा, यानी कि माइक्रोवेव या फिर रेडियो वेव रेंज में मिलेगा? कहाँ पे? माइक्रोवेव? अरे क्वेश्चन मार्क। माइक्रोवेव रेंज में स्वीटी तिवारी, वेरी गुड। क्यों माइक्रोवेव रेंज में? क्योंकि जब आप शायद आपने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आई थिंक 10th 11th 12th में आपने पढ़ा होगा, जब आपने साइंस पढ़ी होगी, फिर या फिर जनरल में भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में हम बात करते हैं किस तरह से एनर्जी इंक्रीज होते जाती है धीरे, यानी कि जब आप क्या होता है, जब आप गामा रेज से माइक्रोवेव रेंज तक आते हैं तो क्या होगा, एनर्जी की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होते जाती है, राइट? गामा के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होती है एनर्जी की, और माइक्रोवेव रेंज के पास सबसे कम होती है। इट मीन्स कि अगर मैंने इस माइक्रोवेव को पढ़ लिया, इस माइक्रोवेव रेडिएशन को अगर मैंने पढ़ा, आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आज से 13.8 बिलियन साल पहले क्या हुआ होगा, राइट? So that's why we are engaged in studying the what? Studying the cosmic wave radiation. ये हो गया हमारा दूसरा information. Now next is the third point is gravitational waves. Gravitational wave. ये gravitational waves के बारे में किसने बात की? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे पहले ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में बात की, और इसी ग्रेविटेशनल वेव्स को स्टडी किया 2016 में लीगो ऑब्जर्वेटरी ने स्टडी किया और कहा कि हाँ, ग्रेविटेशनल वेव्स नाम की कुछ चीज भी होती है। ये ग्रेविटेशनल वेव्स बनते कैसे हैं? ये ग्रेविटेशनल वेव दो चीजों से बन सकते हैं, या तो सुपरनोवा का एक्सप्लोजन हुआ हो, या तो ब्लैक होल का फॉर्मेशन हुआ हो। आपने सभी ने ब्लैक होल के बारे में सुना होगा, राइट? तो इन दोनों चीजों से ग्रेविटेशनल वेव्स का फॉर्मेशन हो सकता है। किन किन चीजों से? या तो सुपरनोवा का एक्सप्लोजन हुआ हो, सुपरनोवा का एक्सप्लोजन हो गया हो, या तो ब्लैक होल का फॉर्मेशन हुआ। यानी कि किसी भी प्रकार की अगर यूनिवर्स में डिस्टर्बेंस होती है, उस डिस्टर्बेंस के कारण हमारे पास ग्रेविटेशनल वेव्स फॉर्म होते हैं। अब इस ग्रेविटेशनल वेव्स को समझने के लिए, इस ग्रेविटेशनल वेव्स को समझने के लिए हमें समझना होगा लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा स्टार के बारे में। सारे के सारे डाउट मैं लास्ट में डील करूंगी, डोंट वरी, बस बी विद मी, स्टे कनेक्टेड हेयर, स्टे इन द क्लास, कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन। अपने कान और आँख खुले रखें, देखते रहे, समझते रहे, बिकॉज लास्ट टाइम दैट आई टेक द क्लास उसमें से 19 क्वेश्चंस आए थे प्रीलिम्स में। 17 क्वेश्चंस, 15 to 17 क्वेश्चंस वाज डायरेक्टली फ्रॉम द नोट्स और फ्रॉम द क्लासेस दैट वी हैव टेकन। तो बस गुजारिश है, स्टे विद मी, स्टे कनेक्टेड, एवरीथिंग ओवर द टाइम, सारी की सारी चीज़ें एज द थिंग्स गेट कनेक्टेड, ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू, ऑलराइट? ग्रेविटेशनल वेव्स को समझने से पहले हमें समझना होगा एक स्टार के लाइफ साइकिल को, कि स्टार बनता कैसे है, ठीक है? यस, बाकी सुपरनोवा के पास हम आएंगे। स्टार बनता कैसे है? ऑलराइट, किसी भी स्टार के फॉर्मेशन में अभी हमने पढ़ा कि 13.8 बिलियन ईयर्स अगो एक एक्सप्लोजन हुआ जिसको हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ने हमें ये बताया कि सबसे पहला यूनिवर्स में जो एटम बना वो था हाइड्रोजन एंड हीलियम का फॉर्मेशन हुआ। ये हाइड्रोजन और हीलियम ने मिलकर क्या बनाया? लम्प्स ऑफ गैसेस बनाए, जिसे हमने कहा कि ये है नेब्यूला। इट इज अ नेब्यूला, ठीक है? ये हमारा नेब्यूला बनके तैयार हुआ, ठीक है? नेब्यूला बनके तैयार हुआ। इसमें क्या है? हाइड्रोजन एंड हीलियम। ओवर द टाइम धीरे धीरे, क्योंकि इसके पास मास है, क्योंकि इसके पास एनर्जी है, इसके पास हाइड्रोजन एंड हीलियम यानी कि इसके पास एटम है, धीरे धीरे ये सारे एटम्स में ना, ये हाइड्रोजन धीरे धीरे इन सारे एलिमेंट्स में क्या होगा?
मूवमेंट शुरू होगा, धीरे धीरे ये मूव करने लगेंगे और इसमें मूवमेंट शुरू होगा। मूवमेंट जैसे ही शुरू होगा उसके साथ ही इसमें क्या आएगा, इसमें धीरे धीरे उत्पन्न होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें आएगा धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फोर्स, और धीरे धीरे टेम्परेचर भी इसका इंक्रीज होने लगेगा। दो चीजें होंगी, सारे के सारे पार्टिकल्स एक साथ कंबाइंड है, नेब्यूला है। इमेजिन कीजिए एक बहुत सारा लम्प्स ऑफ गैसेस है, उस लम्प्स ऑफ गैसेस में क्या है, बहुत सारे हाइड्रोजन एंड हीलियम है, सारे के सारे बहुत ज्यादा। सपोज कि एक रूम है, उस रूम में आपको बहुत सारे लोगों को एक साथ डाल दिया हमने, क्या होगा, हीट धीरे धीरे इंक्रीज होगी ना, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा मोशन हो रहा है, कम स्पेस है, बहुत ज्यादा मोशन होगा, हीट धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। सेम चीज यहाँ पे होगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पे है, धीरे धीरे इसमें मोशन होगा, कोलिजन होगा, इस कोलिजन के कारण क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्म होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सारे के सारे पार्टिकल्स नीचे चले आएंगे और साथ में धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। अब क्योंकि मोशन हो रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होने लगेगा। अभी भी इस प्रोटोस्टार में या फिर इस नेब्यूला में किसी भी प्रकार का क्या है, एनर्जी अभी तक डेवलप नहीं हुई है, इसके पास फ्यूल नहीं आया है, अभी तक हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन मिलकर न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं किया है। इस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन को मिलने के लिए एक्सट्रीम टेम्परेचर चाहिए। ये टेम्परेचर मोर देन 5 लाख डिग्री सेल्सियस होने चाहिए, तब सारी की सारी चीजें शुरू होंगी। अब क्या होगा, ये तो चाहिए हमें 5 डिग्री सेल्सियस, कितना, 5 लाख डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर चाहिए इसमें मोशन कराने के लिए, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन को फ्यूज होने के लिए, ताकि क्या हो, ताकि न्यूक्लियर फ्यूजन बने, ताकि ओवर द टाइम इसके पास फ्यूल आए और ताकि बाद में सन बने। अब क्या होगा, ये सारे के सारे अब धीरे धीरे एक साथ जुड़ चुके हैं। ओवर द टाइम इसमें मोशन भी स्टार्ट हो चुका है, एंड ओवर द टाइम जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड था न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए, वो सारे के सारे हमें टेम्परेचर मिल जाएंगे, और हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएगा, हीलियम। जैसे ही हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाएंगे, इस सन के कोर में या फिर इस क्या कहते हैं, स्टार के कोर में क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू होगा, और ये न्यूक्लियर रिएक्शन क्या करेगा, इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एनर्जी आ रहा है। अब जैसे ही इसके पास न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, वैसे ही इट इज गोइंग टू शाइन लाइक अ स्टार, इट इज गोइंग टू शाइन। और जो ऑब्जेक्ट शाइन करती है, जिसके पास ओन हीट होती है, ओन एनर्जी होती है, इट इज नोन एज स्टार। स्टार का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, दिस इज द बर्थ ऑफ द स्टार। लेट्स लुक एट द इमेज, लेट्स लुक एट द इमेज ऑफ द स्टार। ये रहा, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये है आपका क्या, नेब्यूला। धीरे धीरे क्या होगा, प्रोटोस्टार बनेगा। इस प्रोटोस्टार में अब क्या आएगा, धीरे धीरे करके एनर्जी डेवलप होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन आएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद अब हम आगे देखते हैं कि इसका बर्थ हो चुका है। बर्थ के बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे कि बर्थ के बाद अब इसमें क्या होगा। ऑलराइट, ये हो गया हमारा बर्थ ऑफ द स्टार। नेक्स्ट स्टेज, इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज को हम कहते हैं, किसी भी स्टार के नेक्स्ट स्टेज को हम कहते हैं मेन सीक्वेंस स्टेज। अब डिपेंड करता है कि वो स्टार कैसा था, क्या वो स्टार बहुत बड़ा था, क्या वो स्टार बहुत ज्यादा छोटा था, क्या वो स्टार सन के इतना था, क्या वो स्टार सन से बहुत ही ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा बड़ा था। ये डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर। वेयर इज इट, वेयर इज, कहाँ गया, ये डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर कि उसका मास कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा मास होगा, जितना ज्यादा मास होगा, उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, उसके पास क्या होगा, उसके पास ब्लैक होल बनने की क्षमता ज्यादा होगी। बट क्या सारे के सारे स्टार ब्लैक होल बनते हैं? नो मैम, नॉट एट ऑल। सारे के सारे स्टार ब्लैक होल नहीं बनते हैं। कुछ स्टार आपको व्हाइट ड्वार्फ के रूप में भी आपको देखने को मिलता है। वो क्यों देखने को मिलता है, वो हम समझते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। ये है हमारा एवरेज स्टार, यानी कि कोई भी हमारा एक स्टार है, इसका सोलर मास है, इसका सोलर मास है क्या, हमारे सन के मुकाबले, यानी कि सपोज कि ये हमारा सन है। ओवर द टाइम इसके पास क्या था, इस सन के पास क्या हो रहा था, अंदर में हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिल रहा था और हीलियम बन रहा था, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन इसके अंदर बहुत ज्यादा कूट कूट के भरा हुआ था, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा था। बट
इस न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या हो रहा था कि इसके अंदर ये जो यानी कि जो कोर है, इस कोर के अंदर काफी ज्यादा इंटेंस एनर्जी थी। और ये क्या हो रहा है, इंटेंस एनर्जी के कारण यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ही ज्यादा है। बट इट द आउटर, ये आउटर बहुत ही ज्यादा गर्म है। क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म है तो ये एक्सपैंड होना चाहेगा, बाहर की तरफ जाना चाहेगा। जब ये एक्सपैंड होगा, बाहर की तरफ आएगा, यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, ये रेड कलर का ये देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही दूर तक जा रहा है, धीरे धीरे अपने कोर से दूर जा रहा है। और जैसे ही दूर जाएगा हमें ये काफी लाल कलर का देखने को मिलेगा, जिसे हिंदी में लाल दानव भी कहते हैं या फिर इंग्लिश में रेड जाइंट भी हम इसे कहते हैं। अब रेड जाइंट का फॉर्मेशन हुआ क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन बहुत ज्यादा हीलियम बना चुका है, कोर के पास क्या है, बहुत ज्यादा हीलियम आ चुका है, और आउटर लेयर में अभी भी हाइड्रोजन यहाँ पे डेवलप कर रहा है, बट स्टिल द एक्सपेंशन इज गोइंग ऑन। अब जैसे ही यहाँ का भी यानी कि आउटर लेयर का भी जैसे ही हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, क्या होगा, ये जो एरिया था यानी कि कोर के बाहर जितना भी एरिया है, अब क्या होगा, ये सारे के सारे बाहर एक्सप्लोड हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास अब एनर्जी नहीं बची है। ये बाहर जैसे ही एक्सप्लोड हो जाएंगे, उसी को हम फिर से ये क्या कहेंगे, फिर से अब ये नेबुला बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में फिर से ये बिखर जाएगा। ऑलराइट, ये हो गया नेबुला। अब जब ये नेबुला बना, इसके पास अभी भी इसके कोर में क्या है, एनर्जी है, थोड़ी बहुत एनर्जी बची हुई है, इसके कोर में अभी भी थोड़ी सी एनर्जी है। जब ये थोड़ी सी एनर्जी बची रहेगी ना, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, व्हाइट कलर का। और जब ये एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी ना, तब आपको देखने को मिलेगा ब्लैक कलर का, जिसे हम कहते हैं ब्लैक डॉर्फ। ब्लैक डॉर्फ के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा कि नॉर्मल जो सन है, ये हमारे सन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी बॉडी है तो उसका फ्यूचर क्या होगा। तो उसका फ्यूचर क्या होगा, लास्ट में क्या बनेगा, लास्ट में इसकी डेथ हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक डॉर्फ, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ब्लैक डॉर्फ आपको देखने को मिलेगा। बट व्हाट इफ सन से बहुत ही ज्यादा मास हो, यानी कि जो हमारा सन है उसके मास के काफी ज्यादा हो, मोर देन 5 टाइम्स ज्यादा हो। अगर मास बहुत ही ज्यादा है तो बहुत ही ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, बहुत लार्जर आपको रेड जाइंट देखने को मिलेगा, जिसे हम कहते हैं रेड सुपर जाइंट कहते हैं। ये रेड सुपर जाइंट फिर से इसका क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा, और एक बहुत ही ज्यादा चमकीला कलर का आपको देखने को मिलेगा। इंटेंस एनर्जी बहुत ही ज्यादा, इसके पास एनर्जी बहुत ही ज्यादा होगी, जिसे हम कहेंगे सुपरनोवा। क्यों सुपरनोवा हम इसे कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन के कारण इंटेंस एनर्जी रिलीज हुई, और ये एनर्जी क्या होगी, आसपास के एरिया को डिस्टर्ब करेगी, और हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें चमकीला एटमॉस्फेयर, चमकीला एक सब्सटेंस देखने को मिलेगा, जिसे हम कहते हैं सुपरनोवा। अब सुपरनोवा में भी दो चीजें हो सकती है, या तो इसका मास बहुत ही ज्यादा है। अगर मास इसका कोर का बहुत ही ज्यादा है तो क्या बनेगा, ब्लैक होल का फॉर्मेशन होने के चांसेस है। और अगर ब्लैक होल से थोड़ा सा कम इसके पास अगर मास है तो न्यूट्रॉन स्टार बनने के चांसेस ज्यादा है। न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, ये टाइम टू टाइम आपको क्या देखने को मिलता है, एनर्जी रेडिएट करते रहते हैं, एंड दे आर नोन एज न्यूट्रॉन स्टार। डोंट वरी, हम देखेंगे, वीडियो के माध्यम से भी समझेंगे, बिकॉज आई नो इसे समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है जब तक कि आप उसे विजुअल्स नहीं देखते। डोंट वरी, हम आएंगे, ठीक है। सिंपल ये समझना है कि हमने इसके बारे में क्या कहा, हमने समझा कि एक लाइफ साइकिल, एक स्टार का लाइफ साइकिल क्या होता है। कोई भी स्टार का जीवन, जिस तरह से हमारा जीवन है, हमारा क्या है, एवरेज ईयर क्या है, इंडिया में 72 ईयर्स, हम 72 ईयर्स मैक्सिमम जीवित रह सकते हैं एवरेज। किसी भी स्टार का 10 बिलियन ईयर्स होता है, किसी भी स्टार की लाइफ 10 बिलियन होती है। हमारे सन की लाइफ कितनी है, हमारे सन की लाइफ है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 4.5 बिलियन ईयर्स इसका क्या है, एज है। अभी हम इसी सन को 5.5 बिलियन टाइम और हम देखने वाले हैं, शायद हम उस समय तक रहें तो देख लेंगे, नहीं रहे तो क्या ही कर सकते हैं, राइट। हमने देखा एक स्टार के बारे में, स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अगर स्टार का मास कम है, यानी कि मैसिव स्टार से कम है, तो क्या बन सकता है, लास्ट में उसकी डेथ कैसे होगी, इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक डॉर्फ। अगर इसका मैसिव, इस स्टार का, इस नेब्यूला का क्या है, अगर मास बहुत ही ज्यादा है, इंटेंस है, तो ब्लैक होल या तो न्यूट्रॉन स्टार बनने की संभावना है। बस हमें दो चीज इसमें याद रखिए, ठीक है। ये हो गया हमारा कि लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार।
अभी हमने कहा था कि ग्रेविटेशनल वेव्स को यानी कि बिग बैंग थ्योरी के थर्ड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें क्या चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे बनते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स कैसे बनती है। तो हमने कहा था ग्रेविटेशनल वेव्स कब बनेंगे, जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, यानी कि इसके आसपास जितने भी मटेरियल थे, इस स्टार के आसपास जितने भी मटेरियल्स जब एक्सप्लोड हो जाएंगे तो उस समय क्या होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। और यही डिस्टर्बेंस, इसी वेव्स को अगर हमने स्टडी किया तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा आज से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था। तो हम उससे पता कर सकते हैं एज एल्बर्ट आइंस्टाइन हैज सेड। ऑलराइट, या तो ब्लैक होल का फॉर्मेशन होगा। ब्लैक होल का फॉर्मेशन जनरली कैसे होता है कि इस एरिया में एक स्मॉल पॉइंट में बहुत ज़्यादा इन्फानाइट क्या होगा, ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा हो, डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हो, और इतनी ज़्यादा डेंसिटी होती है कि इवन द लाइट, इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है कि इवन द लाइट कैन नॉट पास फ्रॉम दिस ब्लैक होल। ऑलराइट, ये हो गया हमारा स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ। स्टार के बाद हमने अपने बचे हुए बिग बैंग थ्योरी का एविडेंस भी हमने कवर किया। नेक्स्ट इज आवर सन। सन में हम समझेंगे, जब हम सन पढ़ेंगे तो सन में ही मैं आपको बता दूंगी किस तरह से एक किसी भी स्टार का जन्म और डेथ कैसे होता है। अरे फास्ट इसलिए पढ़ा रही हूँ ना क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, इसमें से क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, बहुत कम, दैट्स वाई। डोंट वरी, जहाँ पे ज़्यादा हमें ज़रूरत है 3 दिन की क्लास चलेगी वहाँ पे। सो डोंट वरी कि हम बहुत फास्ट पढ़ रहे हैं, इसमें ज़्यादा हमारे पास पढ़ने को नहीं है कुछ, दैट्स वाई आई एम फास्ट। ऑलराइट, अब थोड़ा सा समझते हैं सन के लाइफ साइकिल को कि हमारा सन कैसे बना। सेम कहानी सन की कैसी कहानी है, सेम कहानी कि कैसे होगा, एक स्टार बनेगा, स्टार के पास धीरे धीरे न्यूक्लियर रिएक्शन आएगा, न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद उसके पास एनर्जी आएगी। डोंट वरी, न्यूक्लियर रिएक्शन के पास धीरे धीरे एनर्जी आएगी, एनर्जी आने के बाद क्या होगा, वो धीरे धीरे उसकी एनर्जी है कभी ना कभी खत्म होगी। सेम कहानी जो अभी हमने पढ़ी कि एनर्जी जब उसकी खत्म होगी तो रेड जाइंट दिखेगा। रेड जाइंट के बाद हमारा सन का लास्ट स्टेज क्या होगा कि वो ब्लैक ड्वार्फ बन के तैयार हो जाएगा। ये है हमारा सन की लाइफ कैसे हुई, सन की स्टार्ट कैसे हुआ। सिंपल, जस्ट लाइक अ स्टार, राइट, क्योंकि सन इज ऑल्सो अ स्टार। अब इसमें जानने वाली चीज क्या है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे वीडियो। ऑलराइट, इसमें जानने वाली चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर, सन का स्ट्रक्चर। ये सन का स्ट्रक्चर क्या है, सन का स्ट्रक्चर भी सेम जिस तरह से हमारे पास क्रस्ट, मेंटल, कोर है, हमारे पास एटमॉस्फेयर है, सेम सन के पास भी इसी तरह का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आता है कोर। इसी कोर में क्या हो रहा है, इस कोर में न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, हीलियम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ऑलराइट, इस कोर में एनर्जी क्या होगी, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होगा, राइट, टेम्परेचर मोर देन 5 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, अभी हमने बात की। इस कोर के पास टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। इसके नेक्स्ट स्टेज में यानी कि इसका नेक्स्ट जो लेयर है इसे हम कहते हैं रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन क्यों, क्योंकि यहाँ से जो टेम्परेचर है ना वो धीरे धीरे रेडिएट बैक करे, यानी कि यहाँ से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इसके सेकेंड लेयर को हम कहते हैं रेडिएटिव जोन। जब आप रेडिएटिव जोन से ऊपर की तरफ आएंगे, दिस लेयर इज नोन एज कन्वेक्टिव जोन। ये सन का लेयर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सन से रिलेटेड एक फेनोमेना है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि उस फेनोमेना को हमें समझना है दैट्स वाई मुझे ये जानना जरूरी है कि सन का स्ट्रक्चर कैसा है, राइट। कन्वेक्टिव जोन, ऑलराइट, हमने पढ़ लिया कन्वेक्टिव जोन। अब एक कन्वेक्टिव जोन, हम इसे कन्वेक्टिव जोन क्यों कहते हैं, सी ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी टेम्परेचर या फिर कोई भी हीट को ट्रांसफर होने के लिए 3 मीडियम की जरूरत होती है। कोई मुझे बताएगा कौन कौन से 3 मीडियम है, मैं ही बता देती हूँ। 3 मीडियम की जरूरत होती है। एक होता है कन्वेक्शन के कारण हीट रेडिएट होती है, रेडिएशन के कारण, और तीसरा कंडक्शन के कारण। कंडक्शन का मतलब है जब
एक बॉडी दूसरे बॉडी से टकरा रही है, उस टकराने के कारण यानी कि इसका हीट दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है। जिस तरह से जब आप चिमटे को पकड़ते हैं, चिमटे को पकड़कर जब आप तवे पे रखेंगे या फिर जब आप गैस पे जलाते हैं तो चिमटे की जो एनर्जी है, जो हीट है, आपके पास आ जाती है कब? ट्रांसफर होकर, यानी कि एक एटम से दूसरे एटम पे, तीसरे एटम पे, इस तरह से ट्रांसफर होती है, जिसे हम कहते हैं कंडक्शन। राइट, ये हो गया हमारा कंडक्शन। यानी कि कंडक्शन क्या होगा? कंडक्शन अगर हम बात करें कि कंडक्शन कहाँ होगा, तो मैम ये जनरली हमें सॉलिड में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसे क्या चाहिए? इसे एक मीडियम चाहिए हीट को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा कंडक्शन। नाउ रेडिएशन क्या है? रेडिएशन, सी, हर एक ऑब्जेक्ट हीट रेडिएट करती है। माई बॉडी इज ऑल्सो रेडिएटिंग हीट। आपका बॉडी हो, ये सब्सटेंस हो, ये बोर्ड हो, हर एक चीज़ हीट को रेडिएट करती है। बट हम उसे मोस्टली देख पाते हैं जब इसके पास बहुत ज़्यादा, किसी भी एरिया, किसी भी ऑब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होगी ना हीट की, वो क्या होगी? तब हम उसमें क्या देख सकते हैं? रेडिएशन के फॉर्म में उसे हम देख सकते हैं। जैसे कि सन से जितनी भी एनर्जी आती है वो किस फॉर्म में आती है? रेडिएशन के फॉर्म में आती है। राइट, विदाउट मीडियम, विदाउट, यस यस, रिंकी इज गुड। ठीक है, विदाउट मीडियम। तो क्या होगा? रेडिएशन के फॉर्म में हमारे पास सन से एनर्जी आती है। नाउ नेक्स्ट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन कैसे होता है? ठंडे के दिनों में आपने क्या करते हैं? हम ठंड के दिनों में बकेट लेते हैं, बकेट में पानी है, पानी में क्या है? रॉड डालते हैं, और इस रॉड पे पानी गर्म होता है। पानी क्या होगा? धीरे धीरे इस एरिया का गर्म होगा। गर्म होते जैसे ही आएगा, क्योंकि ये पानी अब गर्म हो चुकी है, तो क्या है? हल्की है, यानी कि ये लाइट है, लाइट है। जब ये लाइट होगी तो ऊपर की तरफ जाना चाहेगी, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है। जिसकी भी डेंसिटी कम होती है उसका प्रॉपर्टी क्या है? वो हमेशा ऊपर की तरफ उठना चाहती है, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो क्या होती है? हमेशा नीचे की तरफ सिंक होने चाहती है। अब ऊपर वाले टेम्परेचर, ऊपर वाले पानी का टेम्परेचर तो फिलहाल इसके मुकाबले कम है, तो ऊपर वाला पानी क्या होगा? सिंक होगा, यानी कि नीचे की तरफ आएगा। और नीचे वाला पानी कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि ये रिलेटिवली वार्म है इसके मुकाबले। इस तरह से एक कन्वेक्शन करंट मूव करेगा, यानी कि लाइट ऊपर की तरफ आएगी, यानी कि हैवी नीचे की तरफ आएगी, लाइट ऊपर की तरफ आएगी, हैवी नीचे की तरफ आएगी। इस तरह से एक लेयर बाय लेयर इस तरह से एक मोशन डेवलप होगा, जिसे हम कहते हैं कन्वेक्शन। हम कहते हैं कन्वेक्शन। ऑलराइट, तो क्या हुआ? सबसे पहले कोर आया, कोर के पास टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा था। ये टेम्परेचर क्या हुआ? इस टेम्परेचर ने, यानी कि कोर ने रेडिएटिव जोन को रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी दिया। रेडिएटिव जोन ने कन्वेक्शन के फॉर्म में किसको प्रोवाइड करेगा एनर्जी? अब ऊपर वाले लेयर को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये हो गया हमारा सन का इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि हमारे जिस तरह से क्रस्ट, मेंटल कोर है, उसी तरह से सन के पास है कन्वेक्टिव जोन, रेडिएटिव जोन एंड कोर। इसके बाद में हम जिस तरह से हमारे पास एटमॉस्फेयर है, सेम उसी तरह से सन के पास भी एटमॉस्फेयर है, जिसे सबसे पहले लेयर को हम कहते हैं फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर, यही फोटोस्फेयर हमें ब्राइट देखने को मिलता है। जब आप सन को नेकेड आई से आप देखते हो ना, आपको सन का जो चमकीला एरिया दिखाई देखने को मिलता है, इट इज नोन एज फोटोस्फेयर। इस फोटोस्फेयर के बाद एक और लेयर आता है जिसका नाम है क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्रोमोस्फेयर। और लास्ट में आता है व्हाट? लास्ट में आएगा कोरोना। कोरोना, ये कोरोनर लेयर हमें कब देखने को मिलता है? इक्लिप्स के टाइम, इक्लिप्स के टाइम हमें देखने को मिलेगा। ऑलराइट, अब मैम अपनी ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन, ये सारे के सारे इतना ज़्यादा चीज़ क्यों बताया? क्योंकि हमें समझना है अर्थ के पास ऑरोरा कैसे आते हैं। आपने नाम सुना होगा ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, ऑरोरा बोरियोलिस के बारे में नाम सुना होगा। नाउ सन के पास बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, राइट? ये एनर्जी रेडिएट हो रही है कोर से रेडिएशन जोन में, रेडिएशन जोन से कन्वेक्टिव जोन में, धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आ रही है। ओवर द टाइम यहाँ से आपको बहुत सारे रेज देखने को मिलेगा। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट कुछ रेज यहाँ से हमेशा आती रहती है, जिसे हम कहते हैं सोलर विंड। ये आती है सोलर विंड। ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे क्या है? चार्ज पार्टिकल्स है, चार्ज पार्टिकल्स है, आयन से ये सारे के सारे, इसमें चार्ज है। अब जैसे ही ये सारे के सारे विंड्स हमारी पृथ्वी पर आती है, अर्थ के पास आती है, अर्थ के पास है अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। आपने पढ़ा होगा
अर्थ के पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड से ये सारे के सारे चार्ज पार्टिकल्स आके टकराते हैं, कहाँ पे, पोल्स के पास आके टकराएंगे और डिफरेंट आपको कलर्स देखने को मिलेगा, जिसे हम कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रालिस इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ऑरोरा ऑस्ट्रालिस इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड ऑरोरा बोरियोलिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब समझ में आया? ऑलराइट, समझ में आया? ये सारी की सारी चीजें किस तरह से काम कर रही है, वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सन, क्योंकि हमें समझना है कि अर्थ के पास किस तरह से डिफरेंट लाइट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑरोरास का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। नाउ लेट्स सी अ वीडियो। अब थोड़ा सा हम वीडियो देखते हैं एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द सन गेट फॉर्म। For the sake of existing and to bear life. It was born on a Your cloud. intention should be to leave something so great, so transformative, that it will find you in the afterlife bidnillahi ta'ala. नाउ लेट्स बैक टू द टॉपिक। हम क्या पढ़ रहे थे? इस वीडियो के माध्यम से हमने ये समझा कि अर्थ की सन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अभी आपने देखा देयर आर डिफरेंट 6 जोन्स ऑफ द सन। हीलियम एंड हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है, हीलियम एंड हाइड्रोजन साथ में जो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है, हीलियम बनते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। एंड सन के पास हमारे जो सोलर सिस्टम है उसका 99% क्या है, मास है। और क्योंकि इसके पास मास बहुत ही ज्यादा है, दैट्स वाई जितने भी प्लैनेट्स है वो सारे के सारे अर्थ के चारों ओर सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, राइट? ठीक है, ये हो गया हमारा सन। सन के बारे में थोड़ा सा चीजें हमने समझी, ज्यादा समझना नहीं है, हमें ज्यादा नहीं समझना है, ट्रस्ट मी। ये आज का जो क्लास है वो बस इंट्रोडक्टरी क्लास था कि क्या क्या हमें थोड़ी बहुत चीज़ें जानने की ज़रूरत है। इससे क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं इस टॉपिक से, बट स्टिल क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है तो हम एनसीईआरटी को भी साथ में लेकर चल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत आपको ये बता दिया जाए। इट इज़ कॉल्ड एज ऑरोरा ऑस्ट्रालिस एंड ऑरोरा बोरियोलिस। ऑरोरा ऑस्ट्रालिस इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ऑरोरा बोरियोलिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऑलराइट, ये हो गए हमारे कुछ सोलर सिस्टम के बारे में, सन के बारे में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी। और सारे के सारे प्लैनेट्स सन के चारों ओर मूव करते हैं क्योंकि सन के पास सबसे ज़्यादा मास है और इसीलिए ये सारे के सारे प्लैनेट्स एक दूसरे के मीन्स सन के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं ना। ये है एक टेबल आपके लिए बनाया गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लैनेट्स के बारे में, यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्या होता है, जोवियन प्लैनेट क्या होता है, गैशियस प्लैनेट किसे कहते हैं, किसका मास बहुत ही ज़्यादा है, मार्स को क्या कहते हैं, वीनस को ट्विन प्लैनेट क्यों कहते हैं, या फिर सैटर्न के पास कितने मून हैं। ये सारे के सारे बेसिक फैक्चुअल है जिससे सवाल नहीं आता है, ठीक है? तो हम इस पर ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज अगर हम इसे करने लगे हर एक प्लैनेट के ऊपर इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हमें इससे क्वेश्चंस नहीं आते भी थे तो बहुत टाइम पहले जब लूसेंट पहली बार आया था, लूसेंट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया गया था तब पूछा जाता था। बट राइट नाउ प्लैनेट से रिलेटेड आपके पास सवाल नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, यू विल गो थ्रू ऑल द इम्पॉर्टेंट डेटा दैट आई हैव गिवन यू इन द पीडीएफ है आपके पास। पीडीएफ में आपके पास कहाँ गया, पीडीएफ है ना, कहाँ गया, हाँ, पीडीएफ में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मैंने डाल रखा है, क्रिस्प एंड कंसाइज, ताकि एक बार बस आप पढ़े और भूल जाए। एक बार पढ़ना है बस और भूल जाना है, ज़्यादा सवाल इससे नहीं आता है। हमने सन के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट इज ये रहा आपके पास सोलर सिस्टम, वीनस के बारे में, अर्थ के बारे में, मार्स के बारे में, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे के सारे पहले पूछे जाते थे बट अभी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसीलिए हम इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, वो है एस्ट्रॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, एस्ट्रॉइड्स के बारे में। उसके बाद मीटियोर, मीटरॉइड एंड मीटरॉइड के बारे में, कॉमेट्स के बारे में,
कुपियर बेल्ट क्या होता है, ड्वार्फ प्लैनेट एंड अर्थ के बारे में। लेट्स स्टार्ट। ये थोड़ा बहुत मैं समझा ही देती हूँ, थोड़ा बहुत मैं समझा देती हूँ। सबसे पहला क्या जानना ज़रूरी है, जब आप सोलर सिस्टम पढ़ते हैं तो जानना ज़रूरी है कि हमारे पास टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। क्लास 8 में ही आपके पास एक न्यूमोनिक दिया हुआ है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ये एक न्यूमोनिक दिया हुआ है। क्लास 8 जब आप पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे या फिर जब आप नोट्स भी देखोगे ना, उसमें भी लिखा हुआ है, उसमें भी लिखा हुआ है ये सारे के सारे, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये सारे के सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। फर्स्ट 4 प्लैनेट्स यानी कि मार्स तक जो प्लैनेट्स है, दे आर नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, वाई दे आर नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट? क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, रॉकी सरफेस आपको देखने को मिलता है, इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। दैट्स वाई दे आर नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इस प्लैनेट के बाद यानी कि मार्स के बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून को हम कहते हैं गैशियस, गैशियस या फिर जोवियन प्लैनेट के नाम से हम जानते हैं, गैशियस या फिर जोवियन प्लैनेट। क्यों? क्योंकि इसका मास क्या है, मास कम है, बट यहाँ पे गैसेस की डोमिनेंस बहुत ही ज़्यादा है। टेरेस्ट्रियल बेल्ट और गैशियस बेल्ट के बीच में कुछ बहुत सारे आपको एस्ट्रॉइड्स देखने को मिलेगा, एक बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड देखने को मिलेगा जिसे कहा जाता है एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट जिसे कहा जाता है। ऑलराइट, ये हो गया एस्टेरॉइड बेल्ट। अब एक और चीज जब आप पढ़ोगे यूनिवर्स के बारे में, जब आप पढ़ते हो तो एक और चीज आती है विच इज नोन एज गोल्डीलॉक जोन, विच इज नोन एज गोल्डीलॉक जोन। ये गोल्डीलॉक जोन क्या होता है? गोल्डीलॉक जोन का मतलब होता है वैसा एरिया या फिर वैसा प्लेस जहाँ पे क्या हो, पानी हमारे पास परफेक्ट अमाउंट में हो। कोई भी एरिया, कोई भी प्लैनेट, कोई भी एरिया ना तो बहुत ही ज्यादा हॉट हो ना तो बहुत ही ज्यादा कोल्ड हो, कोई भी एरिया ना तो बहुत ही ज्यादा हॉट हो ना ही बहुत ही ज्यादा कोल्ड हो, बट जस्ट राइट हो, यानी कि इन दोनों के बीच में हो, जस्ट राइट हो, उसे हम कहते हैं गोल्डीलॉक जोन। और यहाँ पे पानी किस फॉर्म में होगा? तीनों फॉर्म में मिल सकते हैं, गैशियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में मिल सकते हैं। इट इज नोन एज गोल्डीलॉक जोन। यूपीएससी में पूछा गया था बहुत पहले, 2001 या 2003 में पूछा गया था, गोल्डीलॉक जोन क्या है उसके बारे में पूछा गया था, तो मैंने आप लोग को बता दिया गोल्डीलॉक जोन क्या होता है ना। गोल्डीलॉक जोन के बाद हम आते हैं, हमने बात की एस्ट्रॉइड्स के बारे में, एस्ट्रॉइड्स के बाद हम आते हैं, एस्ट्रॉइड्स के बाद आते हैं मीटियोर, मीटेरॉइड एंड मीटियोराइट के बारे में। इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये क्या है, ये है एक एस्ट्रॉइड, एक एस्ट्रॉइड आसमान में ऐसे ही घूम रहा था, वेला था, आसमान में घूम रहा था, इससे सोचा कि चलो अर्थ पे मैं जाता हूँ। क्यों जाता हूँ अर्थ के पास? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अट्रैक्ट कर रही थी। ये एस्ट्रॉइड जा रहा था घूमते घूमते, इसने अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश किया। जैसे ही इसने प्रवेश किया वैसे ही क्या हो गया, ये जलने लगा, इट स्टार्ट्स बर्निंग, और जैसे ही बर्निंग स्टार्ट हुआ, ये धीरे धीरे क्या होगा, ये इवापोरेट या फिर ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं मीटियोर। यानी कि कोई भी एस्ट्रॉइड जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है और बर्न अप हो जाती है, उसे कहा जाता है मीटियोर, उसे कहा जाता है मीटियोर। मीटेरॉइड क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे अर्थ के बाहर है बट अभी तक अर्थ के अंदर प्रवेश नहीं किया है, इसे कहा जाता है मीटियोराइट। मीटियोराइट, इट इज द रॉकी और द मेटेलिक फ्रैगमेंट ऑफ एन एस्ट्रॉइड, कॉमेट और प्लैनेट। एक छोटा सा टुकड़ा जो अर्थ के सतह के बाहर है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर है, इट इज कॉल्ड एज मीटेरॉइड। जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, इट इज नोन एज मीटियोर। और जब ये मीटियोर हमारी अर्थ की सतह से टकरा जाएगा, उसे हम कहते हैं मीटियोराइट। मीटियोराइट, ऑलराइट, मीटियोराइट उसे कहा जाता है। हो गया क्या हमारा मीटियोर, मीटेरॉइड एंड मीटियोराइट। एक और चीज आप देखते होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमेट। कॉमेट क्या है? जब आप सोलर सिस्टम पढ़ते हैं तो सोलर सिस्टम के बाद लास्ट में क्या आता है, यानी कि लास्ट में क्या आता है, नेपच्यून।
नेपच्यून हमारा सबसे लास्ट ग्रह है। हमने बिग बैंग थ्योरी में पढ़ा था कि जैसे जैसे हम एक्सपेंड होता है, यूनिवर्स एक्सपेंड होता है, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है। हमें ये भी पता है कि जैसे जैसे मैं सोर्स ऑफ एनर्जी से दूर जाऊंगी, यानी कि सन से जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगी, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा। दैट्स वाई नेपच्यून के पास आपको क्या देखने को मिलता है, आईसी सरफेस है, बहुत ही ज्यादा कोल्ड है, टेम्परेचर एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर है। इस नेपच्यून बेल्ट के बाद जैसे ही मैं आउटर क्या कहते हैं, सरफेस की तरफ आती हूँ, मुझे एक बेल्ट दिखता है जहाँ पे बहुत सारे क्या है, बहुत सारे आईसी बॉडी है, आईसी बॉडी है। ये आईसी बॉडी को हम कहते हैं कॉमेट। जैसे ही ये कॉमेट सन के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है, यानी कि ये कॉमेट सन के पास आता है, तो सन के पास हीट है, ये आइस से बना हुआ है, सन के पास हीट है। सन के हीट के कारण ये धीरे धीरे बर्न अप हो जाते हैं और आपको लगता है कि एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास अपनी एक टेल है, ये टेल की तरह देखने को मिलती है। इसी को हम कहते हैं कॉमेट, राइट? इसी को कहा जाता है कॉमेट। मीटेरोइड, एस्ट्रॉइड, मीटेोराइट, मीटियोर एंड कॉमेट, ऑल डन। ये है आपका कॉमेट। अब आता है कुपियर बेल्ट। कुपियर बेल्ट क्या होता है, हमारे सरफेस के, यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम उसके बाहर जो बेल्ट है ना, उसे हम कहते हैं कुपियर बेल्ट। और उसके बाद और एक और बेल्ट है, उसे हम कहते हैं ओट क्लाउड। नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, याद नहीं करना है, बस क्योंकि इमेज मैंने डाला था, मैंने सोचा आप लोग को बता दूं। नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है, ड्वार्फ प्लैनेट का मतलब होता है वो ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट का रूप नहीं ले सके। अब प्लैनेट क्या होता है, प्लैनेट का मतलब होता है जिसका अपना एक स्फेरिकल सरफेस हो, जो सन के चारों ओर चक्कर लगाता हो, जिसका अपना एक स्पेसिफिक पाथ हो, उसे हम कहते हैं प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट किसे कहेंगे, जो इसमें से किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल नहीं करता है। तो पहले क्या था, पहले प्लूटो को हमने प्लैनेट माना था ना, बट लास्ट में क्या हुआ, इसे हटा दिया गया प्लैनेट की कैटेगरी से। क्यों? बिकॉज इट वाज डिस्टर्बिंग द पाथ ऑफ अदर प्लैनेट्स, राइट? दैट्स वाई इसे हटा दिया गया था। इसमें इतना जानने की जरूरत है नहीं, जानने वाली चीज है नहीं। डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट्स हमने पढ़ लिया। इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ थोड़ा सा देख लेते हैं। अब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको बता दूं, अभी तक हमने जितने पॉइंट्स पढ़े उसमें से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है यूनिवर्स के फॉर्मेशन में जो थ्योरी हमने पढ़ी, यानी कि नेबुलर हाइपोथेसिस और बिग बैंग थ्योरी। इससे क्वेश्चंस आते हैं और इससे क्वेश्चंस फर्दर आने की संभावना है कि इसमें से बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, कब दी थी, या फिर इसमें से कौन कौन से एविडेंस बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। प्लस लीगो, अगर हम किसी लीगो के बारे में बात कर रहे हैं तो किस चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, लीगो किस चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। तो मोस्टली आपके पास थ्योरी से सवाल आते हैं। बात रही बात प्लैनेट्स के बारे में, प्लैनेट से सवाल नहीं आते हैं, आते थे बहुत पहले, बट राइट नाउ दे आर नॉट आस्किंग अबाउट द प्लैनेट्स। थर्ड पॉइंट हमें पढ़ना है विच इज द फॉर्मेशन ऑफ द स्टार। स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्टार के फॉर्मेशन में कौन कौन से स्टेजेस है, ये हमें जानना है। और फोर्थ पॉइंट इज अबाउट द सन, सन के लेयर्स के बारे में, सन के सोलर फ्लेयर्स किस तरह से अर्थ के पास पहुंचती है और डिफरेंट लाइट्स फॉर्म होती है जिसे हम ऑरोरा कहते हैं। बस ये सारी चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी है, बस इतना हमें जानना है। अभी जो हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, यानी कि अर्थ की स्टोरी के बारे में, अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, किस तरह से लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर बना, वो एक्स्ट्रा है, वो सवाल नहीं आता है। बट क्योंकि हमें अर्थ के बारे में पढ़ना है तो हमें जानना ज़रूरी है कि हाउ दीज थिंग्स आर फॉर्म्ड, राइट? ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा समझते हैं अर्थ के हिस्ट्री के बारे में। अर्थ के हिस्ट्री के बारे में, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सेम हम जाएंगे आज से 4.5 बिलियन ईयर्स अगो जाएंगे। बिलियन ईयर्स, इस समय क्या हो रहा था, सन का फॉर्मेशन हो रहा था। सन के साथ साथ अभी हमने थोड़ी देर पहले एक नेबुलर हाइपोथेसिस देखी थी, उसमें प्रोटोप्लैनेट्स का जिक्र हमने देखा था। उस प्रोटोप्लैनेट्स के कारण ही बाद में क्या बनते हैं, प्लैनेट्स बनते हैं। ये प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ और इसी प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट था हमारा अर्थ। बट क्या अर्थ जिस तरह से आज हम उसे देखते हैं, क्या सेम इसी टाइप की थी? क्या हमारी अर्थ सेम इसी टाइप की थी जिस तरह से हम अभी देखते हैं? नो मैम, द अर्थ उस समय पे, यानी कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, अर्थ वाज फायरी, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या थे, हॉट, आग का गोला, हॉट थी, बहुत ही ज़्यादा हॉट। धीरे धीरे क्या होगा,
इसमें से ये सारे के सारे लेयर धीरे धीरे ठंडे होंगे, ओवर द टाइम कूल होगा। कूल होने के कारण जितना भी जिसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होगी, यानी कि इसमें क्या है, मटेरियल है, हाइड्रोजन एंड हीलियम है, इसमें आयरन भी है, बहुत सारे एलिमेंट्स इसके अंदर है। ये एलिमेंट्स क्या होंगे, धीरे धीरे सिंक होंगे। किस ऑर्डर में सिंक होंगे, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी क्या होगी, वो सिंक होगी, हमने अभी पढ़ा। और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो क्या होगी, वो ऊपर उठेगी, यानी कि अब जाएगी, ऊपर की तरफ उठेगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेंसिटी डिफरेंशिएशन। डेंसिटी डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डेंसिटी डिफरेंशिएशन। डेंसिटी डिफरेंशिएशन, इस डेंसिटी डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि ओवर द टाइम जब हमारा प्लैनेट फॉर्म हो रहा था तो जितने मटेरियल थे, जितने हेवियर मटेरियल थे, वो सारे के सारे कोर में इकट्ठा होने लगे। जब आप पढ़ोगे आगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कोर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे आयरन एंड निकेल की मात्रा हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो सबसे ज़्यादा जितने भी हेवीएस्ट एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे कोर में इकट्ठा हो गए। उसके बाद फिर मेंटल बना, एंड देन लास्ट में ऊपरी क्रस्ट जिसमें डेंसिटी सबसे कम थी, उसे हमने कहा कि ये हमारा क्रस्ट है और इस क्रस्ट की डेंसिटी सबसे कम होगी, राइट। ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि डेंसिटी डिफरेंशिएशन। यानी कि अर्थ के हिस्ट्री में अगर हम बात करें कि सबसे पहले किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ, तो सबसे पहले अर्थ की हिस्ट्री में हमारा फॉर्मेशन होता है लिथोस्फेयर का। लिथोस्फेयर का सबसे पहले फॉर्मेशन होता है। ऑलराइट, ऑलराइट। अब लिथोस्फेयर के बाद धीरे धीरे टाइम आगे और स्पेंड होगा। इस टाइम के बाद हमें देखने को मिलता है क्या, अब इसमें से बहुत सारे जो गैसेस ट्रैप थी, इसमें क्या थे, गैसेस बहुत ज़्यादा ट्रैप थी। ओवर द टाइम यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होगा, गैसेस बहुत ज़्यादा ट्रैप थी, ओवर द टाइम यहाँ से डीगैसिंग होगा, यानी कि इसमें से जितने भी गैसेस थे वो बाहर आएंगे। गैसेस कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें मीथेन था, अमोनिया, मीथेन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे गैस इस समय पे डोमिनेट करेंगे। अब धीरे धीरे क्या होगा, एटमॉस्फेयर और ठंडा होगा, एंड ओवर द टाइम क्या देखने को मिलेगा कि हमारे एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हो चुका है। एटमॉस्फेयर में क्या धीरे धीरे ऑक्सीजन डोमिनेट करने लगेगा ओवर द टाइम, जब यहाँ पे लाइफ सपोर्ट सिस्टम वैसा बनने लगेगा। एटमॉस्फेयर बना, धीरे धीरे अब बारिश होगी। बारिश कितनी ज़्यादा होगी, एक्सट्रीम बारिश होगी, कई सालों तक, बिलियन ऑफ ईयर्स तक यहाँ पे बारिश होते रहेगी। और आपको लास्ट में देखने को मिलता है, क्योंकि रेनफॉल बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, इस रेनफॉल के कारण आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हाइड्रोस्फेयर का फॉर्मेशन होगा। हाइड्रोस्फेयर यानी कि वाटर का फॉर्मेशन होगा। जब ये तीनों एलिमेंट्स, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, तीनों के तीनों एक प्लेस पे मिलेंगे, उस रीजन को हम कहेंगे, उस रीजन पे क्या होगा, लाइफ का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम कहेंगे बायोस्फेयर। बायोस्फेयर, ऑलराइट। सी 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 आस्था एंड एवरीवन, अभी समझ में नहीं आएगा, ट्रस्ट मी, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में। आई नो समझ में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा किस तरह से क्या क्या फॉर्म हो रहा है। आपको कोर नहीं पता, अभी क्रस्ट नहीं पता, आपको गैसेस के बारे में नहीं पता, आपको एटमॉस्फेयर के बारे में नहीं पता, आपको हाइड्रोस्फेयर के बारे में नहीं पता, यू डोंट नो दीज थिंग्स। बट ये सारी की सारी चीज़ें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये सारे के सारे एक साथ जुड़ते जाएंगे। लिथोस्फेयर जुड़ेगा, एटमॉस्फेयर जुड़ेगा, दिस इज द स्टार्टिंग, आज स्टार्टिंग है, फर्स्ट फेज है, इसीलिए इस फेज में आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा। डोंट वरी, डोंट वरी, बी विद मी, बी विद मी, सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ऑल राइट, ऑल राइट। अरे विश्वजीत,
सी एवरीवन, सी एवरीवन। मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ थोड़ा सा ज्योग्राफी को रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड। मैं मिरांडा हाउस में गई, ठीक है। वहाँ पे मैं, यहाँ से मैंने क्या, हिंदी में, मैंने तो इंग्लिश भी यहाँ पे हिंदी में, यानी कि जो जो भी मेरी स्कूलिंग हुई है ये पटना से हुई है, ठीक है। मैंने सारी की सारी चीज़ें हिंदी में पढ़ी, इवन द इंग्लिश पार्ट भी हमें हिंदी में समझाया जाता था। देन आई मूव ऑन टू मिरांडा हाउस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑल राइट। वहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग वॉज इन इंग्लिश, सभी की सभी चीज़ें इंग्लिश में, सभी इंग्लिश में बात कर रहे हैं। मैम आ रही है, लेक्चर दे रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फर्स्ट टाइम मीन्स द फर्स्ट ईयर जो भी मेरा था, फर्स्ट सेमेस्टर एज वेल एज सेकेंड सेमेस्टर, यानी कि फर्स्ट ईयर मेरा यूँ गया कि आखिर मैं पढ़ क्या रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? बिकॉज द बेसिक जो स्टार्टिंग में मैंने पढ़ी थी वो चीज़ें मेरे पास क्लियर नहीं थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ कहाँ से आ रही है। ओवर द टाइम जैसे जैसे आई वॉज विद द टीचर, जैसे जैसे मुझे समझ में आने लगी, चीज़ें समझ में आने लगी, मैंने टीचर को समझा, मैंने कॉन्सेप्ट को समझा, सारी की सारी चीज़ें क्लियर होते गई। तो ज्योग्राफी को समझने के लिए मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया। आपको मैं 2 घंटे में इतना आसानी से आप नहीं समझ सकते, आपको टाइम लगेगा। सेम चीज़ जो मैंने की, टू स्टे विद मी, स्टे विद द टीचर, स्टे विद मी, ईच एंड एवरीथिंग विल गेट क्लियर। एट द लास्ट, जब आपकी लास्ट क्लास होगी, यू विल से कि हाँ मैम, समझ में सारी की सारी चीज़ें आई। ज्योग्राफी इज लाइक दिस ओनली। स्टार्टिंग थोड़ा थोड़ा बिट्स एंड पीसेज में हम पढ़ते हैं, एंड लास्ट में वी कंबाइन ईच एंड एवरीथिंग, ऑल राइट। हाँ, आज हम इतना ही करेंगे, मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लगता क्या, सच में ज़्यादा हो गया है। तो आज हम थोड़ा सा इतना ही करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो मैं आपको थोड़ा सा कल समझा दूंगी। जियोलॉजिकल हिस्ट्री से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, बट सिंस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए हिस्ट्री के बारे में, अर्थ की हिस्ट्री के बारे में, कि कौन से टाइम पे क्या चीज़ें हो रही थी, कौन सी घटनाएं हो रही थी, ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। ऑल राइट, अब जितने भी आपके क्वेश्चन है, डाउट है अबाउट द टीचिंग स्टाइल, टीचिंग से रिलेटेड, और समझ में नहीं आ रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं। ऑल राइट, एक एक करके आप फिर से लिख के भेजिए, क्योंकि सारे के सारे मैसेज ऊपर जा चुके हैं। आप एक बार फिर से लिखिए, मैं देखती हूँ। एंड आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज स्टे विद मी, सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ट्रस्ट मी, थोड़ा सा ट्रस्ट देना पड़ेगा। ऑल राइट, क्वेश्चंस है, डाउट क्लियर कर दीजिए। यस आस्था, क्वेश्चंस क्या है आपका? नेबुलर को निहारिका कहते हैं, मेरा नाम याद कर लो ना, निहारिका परिकल्पना, माई नेम गॉट फ्रॉम दैट ओनली। पीडीएफ जो लेक्चर है, लेक्चर हैंडआउट क्लास से एक दिन पहले आपको मैं भेज दूंगी, यानी कि आपकी वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, आप जाके चेक कर लेना, वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। क्लास की पीडीएफ क्लास के बाद अपलोड होगी। जो मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स आपको दिए थे, दिखाए थे मैंने, वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। ज्योग्राफी सिंप्लीफाइड पे, ज्योग्राफी सिंप्लीफाइड मेरा चैनल है, मैंने आपके लिए मेहनत की थी, सारी की सारी चीज़ें एक साथ कंबाइन किया है। वहाँ पे 1 पेजर नोट्स भी है, वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स भी हैं, आप उसे देख सकते हैं। प्लस अभी मैं मेंस के लिए जितने भी स्कीम्स होती है, कि हम क्या करते हैं, बिहार के स्कीम्स को आंसर में नहीं लिखते, तो जितने भी स्कीम्स है ना, वो सारी की सारी चीज़ें मैं वहाँ पे अभी लिख रही हूँ, तो काम चल रहा है। ऑल राइट मिली, ऑल राइट मिली, ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, थैंक यू। डिफ्रेंशिएशन बिटवीन मीटेरॉइड एंड एस्ट्रॉइड, ओके सनी, मीटेरॉइड एंड एस्ट्रॉइड के बारे में, ठीक है। मीटेरॉइड एंड एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे ही घूम रहा है। मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आपको एस्ट्रॉइड बेल्ट में मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड देखने को मिलता है, ठीक है। बट जब ये एस्ट्रॉइड हमारे अर्थ के सरफेस के बाहर आ जाते हैं ना, ये एस्ट्रॉइड्स जो हमारे अर्थ के सरफेस के बाहर है, हमारे एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा बाहर है, दे आर नोन एज व्हाट, दे आर नोन एज मीटेरॉइड। बस बेसिक डिफरेंस है। कोई भी एस्ट्रॉइड मीटेरॉइड भी बन सकता है, अगर हमारे सरफेस के पे आने लगा है तो वो मीटेरॉइड भी बन सकता है, उसे हम एस्ट्रॉइड भी कह सकते हैं। देयर इज नो स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन कि अच्छा ये मीटेरॉइड है, ये एस्ट्रॉइड है। कोई भी बॉडी हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर है, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश करना चाहती है, इट इज नोन एज मीटियोरॉइड। ऑल राइट, नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन
क्वेश्चन आस्था, आपका क्वेश्चन क्या था? ऑल राइट अनामिका। सी अभिषेक, कुमार अभिषेक, आपके पास नोट्स की कमी नहीं है, नोट्स आर अलॉट। मैं आपको पहले एक दिन पहले सारे के सारे नोट्स आपको मैं भेज रही हूँ ताकि आप उसे एक बार पढ़ें। क्लास में जो मैं स्टोरी बताऊंगी, कहानी बताऊंगी, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, आप उसे इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग, इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, अपने नोट्स के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। इतना ज़्यादा आपको नोट्स पे स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लास के बाद एक मेंटोर आपके लिए नोट्स प्रिपेयर कर रहा है। तो या तो आप अपने नोट्स बना लीजिए जो मैं क्लास में पढ़ रही हूँ, जो मैं क्लास में कह रही हूँ, ताकि सारी की सारी स्टोरीज जो है ना, जब आप कंटेंट पढ़ोगे ना तो याद आएगा कि अच्छा हाँ, मैम ने इस समय पे ये वाली स्टोरी बताई थी। जब आप खुद से लिखते हो ना, तब ये चीज़ें याद आने लगती है। तो अबाउट द नोट्स, या तो आप केवल पढ़ लीजिए पीडीएफ, या तो आप खुद से नोट्स बना लीजिए, या तो क्लास के बाद जो आपको नोट्स मिलेंगे वो पढ़ लीजिए। तीन चीज़ें हैं, तीनों चीज़ आपके पास, तीनों ऑप्शंस आपके पास है। डिक्टेट कराने वाला काम हम थोड़ा सा कम करेंगे, जहाँ पे ज़रूरत होगी डिक्टेशन की, बिकॉज एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन अवेलेबल। डिक्टेशन में हम टाइम स्पेंड नहीं कर सकते ज़्यादा से ज़्यादा, सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो मैं सारी की सारी चीज़ें आपके पास पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल कराऊंगी। आप उसे पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, और हम सेम उसी चीज़ को क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे। ऑल राइट, शुड वी राइट नोट्स ड्यूरिंग क्लास? इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। आप लिख सकते हैं। यस पिंकी, प्रीवियस क्वेश्चंस। विश्वजीत, प्रीवियस क्वेश्चंस हम करेंगे। ऑलराइट, जो मैंने आपको नोट्स दिया है टेलीग्राम चैनल पे, इट इज स्पेसिफिकली फॉर प्रीलिम्स, नॉट फॉर द मेंस। मेंस के लिए सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, क्लास नोट्स में आपको दूंगी, यूज ओनली फॉर दैट। मीन्स केवल किसको यूज करेंगे? जो मैं आपको नोट्स दूंगी मेंस के लिए, वो यूज करना है। जो टेलीग्राम पे आपके पास नोट्स अवेलेबल है, इट इज फॉर प्रीलिम्स, ओनली प्रीलिम्स। यस विश्वजीत, मेंस में इंडियन ज्योग्राफी आएगा। आई एम नॉट गोइंग टू डिक्टेट। All right, Harshita, we'll look into it. एकता, मेंस का जब टाइम आएगा, अभी हम स्पेसिफिकली जो चीज़ें पढ़ रहे हो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से है, जब आंसर लिखने के लिए मैं आपको बताऊंगी, तब हम इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी, मीन्स इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बिग बैंग में सडनली एक्सप्लोजन इसलिए होने लगा ना, क्योंकि एक पॉइंट पे बहुत सारी चीज़ें कंडेंस थी, क्योंकि कंडेंसेशन मीन्स उस जगह पे बहुत ज़्यादा कंडेंस थी, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, मीन्स किसकी टेम्परेचर की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, ग्रेविटी की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। तो वो इंटेंसिटी जो है ना, उसके कारण एक्सप्लोजन होता है, उसी के कारण एक्सप्लोजन हुआ, एंड दिस इज सेड बाय बिग बैंग। आस्था, न्यूक्लियर फ्यूजन, ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में ऑल राइट। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है, एक सेकेंड, जब आप न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ते हैं ना, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में हम क्या करते हैं, एक हैवी एटम को हम क्या करते हैं, बॉम्बार्डिंग करते हैं। ठीक है, ये एक एटम है, इस एटम को हम एक दूसरे एटम से बॉम्बार्डिंग करते हैं, और ये डिफरेंट एलिमेंट्स में टूट जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, और टूट के ये हीट एंड एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, एनर्जी रिलीज करते हैं, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग एटम को जब हम तोड़ते हैं, इट इज नोन एज फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन।
बट न्यूक्लियर फ्यूजन में दो लाइट एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं, दो लाइट एलिमेंट्स हीलियम प्लस हीलियम जैसे कि एग्जांपल, दो लाइट एलिमेंट कंबाइंड होंगे और स्ट्रॉन्गर एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हीट एंड एनर्जी रिलीज होती है। तो जब आप साइंस में न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ोगे ना कि इंडिया का क्या है, न्यूक्लियर स्टेज क्या है, 3 स्टेज न्यूक्लियर प्लांट क्या है, क्या कहते हैं होमी जहांगीर बाबा के बारे जब आप पढ़ोगे उसके बारे में, तब आप ये न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में आप पढ़ोगे किस तरह से इंडिया 3 स्टेज प्लान लेकर के चल रहा है। और हम चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड चाहती है कि हम न्यूक्लियर फ्यूजन की तरफ जाए। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास रॉ मटेरियल की मात्रा कम लगेगी, एनर्जी बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न होगा। बट न्यूक्लियर फिजन में हमें रॉ मटेरियल ज़्यादा लगता है और एनर्जी रिलेटिवली टू फ्यूजन इसमें क्या मिलता है, हमें एनर्जी कम मिलती है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑल राइट, ठीक है। आज के जितने भी PYQ आए हुए हैं वो हम सारे के सारे कल करेंगे। ऑल राइट, कल करेंगे, कल इन द सेंस कि मंडे को करेंगे। प्रिंसी सिंह सी, आपको ऑप्शंस में जाने की ज़रूरत नहीं है। ज्योग्राफी के लिए जितने भी क्वेश्चंस जब आप देखोगे प्रीलिम्स के लिए ओनली गो विथ ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी से अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। मेंस के लिए आई एम प्रोवाइडिंग यू द नोट्स में सारी की सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होगी। स्कीम्स, कौन सी स्कीम्स लिखनी है, कौन से डेटा का इस्तेमाल करना है, यूनाइटेड नेशंस ने क्या कहा है, IMD ने क्या कहा है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास नोट्स में मैं दे दूंगी, वो पढ़ लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है तो आप पढ़ सकती है, बट माजिद हुसैन इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस। आई एम नॉट गोइंग टू बी द जोग्राफर हेयर। मुझे जोग्राफर नहीं बनना है यहाँ पर। मुझे बस इतना करना है कि बाकी लोगों से एक्स्ट्रा मार्क्स लाने हैं इन द मेंस। इवन 0.5 मार्क्स मैटर टू मी, but Majid Hussain is not required. All right, the theory. All right, चलिए आज के लिए इतना ही। जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम कल करेंगे। सी यू मंडे। बाय बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। अगर कुछ डाउट है आपके पास तो आप पूछ सकते हैं, बाकी आप जा सकते हैं। हाँ पढ़ेंगे, डोंट वरी। बिहार स्पेसिफिक ज्योग्राफी में 20 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन, कभी कभी 6 क्वेश्चन जो है वो बिहार ज्योग्राफी से आता है, तो वेटेज है काफ़ी ज़्यादा। बाय एवरीवन। अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज एवरीवन कैन लीव। अरे यादव बता दिया अपने बारे में। यस आस्था। Handwritten notes is available on the Telegram channel. Go and get from there only. वहाँ पे अवेलेबल है, डबल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सुपरनोवा का मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन होता है, वो बहुत ज़्यादा आपको चमकीला देखने को मिलेगा, ठीक है। इट इज़ नोन एज सुपरनोवा। आपको वो नेबुला जैसा देखने को मिलेगा, नेबुला जैसा दिखता है, उसी को कहते हैं सुपरनोवा। ज्योग्राफी हम बिहार की ज्योग्राफी आप बाद में करोगे। बिहार ज्योग्राफी हम मोस्टली फोकस करेंगे इंडियन एज वेल एज वर्ल्ड ज्योग्राफी। जब आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे पिन किया हुआ है, आप पिन क्लिक करो, क्लास वाइज नोट्स आपके पास अवेलेबल है, गो एंड गेट इट। बाय एवरीवन, बाय बाय, बाय एवरीवन।